अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपको फाइनली अपने आप को ठीक करने के लिए एक दिन मिल गया। वो जो सैटरडे को मैंने और सर उसामा ने मिल के आप पे ज़ख्म लगाए, दोनों ही जज्बाती मोड में थे। टॉपिक भी बड़ा अहम था। हम पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए, आप पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। लेकिन 705-6 को आपने हर डायमेंशन में देख लिया। अल्लाह खैर करे। मतलब जो लोग ड्राफ्टिंग के सेशन में थे वो बता सकेंगे कि उस दिन लेक्चर प्लस ड्राफ्टिंग ने मिला कि ओवरऑल क्या ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। क्या आप पेपर में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं? जो ख्वाहिश थी एक स्पेशल सेशन वाली, वो पूरी हुई है। एक और स्पेशल सेशन जो चैप्टर 3 का आना है, तो हम लास्ट डे देख लेंगे कि अगर चैप्टर 3 कराते कराते मैं उतना ही जज्बाती हो गया तो हो सकता है फिर वो ड्राफ्टिंग का सेशन हम अगले दिन पे शिफ्ट कर दें। वो अगला दिन होगा संडे। उससे लोग ज़रा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सैटरडे वाले दिन एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा हिसाब लगा लेंगे कि हम कहाँ पे हैं, किस तरह से उसको या तो उसी दिन साथ कर लें, वो तो सबसे बेस्ट है। तो एक टाइम रख लेंगे। अगर एक ख़ास टाइम तक मैं बहता चला गया और लास्ट डे डिस्कशन वगैरह पे मैंने बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट कर दी, उसके बाद आप जो है वो फिर मज़ीद कुछ पढ़ने की हिम्मत ना रखते हुए, तो फिर उसको अगले दिन पे शिफ्ट कर देंगे। अगले से अगले दिन पे शिफ्ट करने का मतलब है खामखा डिले आ जाए। आपने एक चीज़ नोट की है, जब हम टारगेट रख के चलते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि हमने इतना पढ़ना है या इसको लाजमी करना है, जब आप ज़बरदस्ती आते हैं, क्लास लेते हैं और ज़बरदस्ती बैठते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, हो जाएंगी, की जा सकती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, तो फिर ख़राब हो जाता है मामला। फिर वो चीज़ें बस पड़ी रह जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, कोशिश करें कभी भी आज के काम को कल पे मत डालें। सर हम इसीलिए परसों पे डाल देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मजबूरी हुई तो हम अगले संडे पे डाल देंगे, अगले दिन। आपने कहा नहीं सर फिर मंडे पे ही डाल दीजिएगा। जो आज का काम आज कर ले वो बहुत अच्छा आदमी है, और जो शदीद मजबूरी में आज के काम को कल पे डाल दे वो तौबा करे और अगली दफ़ा कोशिश करे कि अपना डेली का टारगेट पूरा करे। लेकिन जो काम कल के बजाय डायरेक्ट परसों पे डालता है, उसका इरादा ही नहीं होता वो वाला काम करने का। वो अपने आप को एक इजी टाइम देना चाहता है कि परसों बैठ के सोचूंगा कि आज करना है या कल करना है या अगली परसों पे डालना है। तो बहरहाल एक तो ये कि सैटरडे को जो है ना, वो मतलब आप लोगों को मैंने वो खराज तहसीन पेश करना था कि आपने इतनी देर पहले मुझे बर्दाश्त किया, फिर उससे ही शायद ज़्यादा ही देर वो अगले वाले सर को बर्दाश्त किया। जी बस 20-25 मिनट फालतू। ये देखें ना, ये कमाल बात हो गई कि आप लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो गए हैं उस जुल्म के। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चक्कर ये है कि ज़ाहिर है पिछली वाली क्लास जब स्टार्ट होती है, फिर उसको निकलते हुए भी थोड़ा बहुत एंड पे कोई टॉपिक वगैरह चल रहा हो तो थोड़ी बहुत देर हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप लोग बाहर इंतज़ार करें, हम 2:35 इसको जहन में रख लेते हैं। आपकी क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे पास 10 मिनट का मार्जिन होता है। अगले वाले बच्चों के साथ 4:40 पे टाइम सेट है, तो मैं कोशिश अक्सर करता हूँ कि मैं उस टाइम को अवेल कर लेता हूँ। तो जब मैं अवेल कर लेता हूँ तो बेहतर है कि हम 2:30 के बजाय 2:35 जहन में रखें, ताकि जो है वो अगर देर हो जाए तो फिर डिस्टर्बेंस ना हो, या जब हम क्लास में आके सेटल हो रहे हो तो वो वाला टाइम उसमें काउंट हो जाए। सबसे अच्छी खबर ये है कि सिर्फ 5 दिन रह गए। इसी हफ्ते ऑडिट ख़त्म करके बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। सोचें, पेपर जिस तारीख पे शुरू होने उससे ठीक 1 महीना पहले, ठीक 30 दिन पहले हम सिलेबस ख़त्म करके बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। और आपका कौन सा पहला वाला पेपर होता है? आपका तो 9 तारीख को पेपर होता है। और R2 के लिए कौन पढ़ता है? और पूरा सेशन पढ़ते रहे, पेपर से पिछले दिन क्या करना है, उसमें से क्या निकालना है सब्जेक्ट में से। और अकाउंटिंग में तो पेपर से पिछले दिन बंदा बैठ तो जाता है पढ़ने, फिर सोचता है करना क्या है। अकाउंटिंग तो एक चीज़ है, जो एक हुनर है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्वायर कर लिया। तो पेपर से पिछले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि आप पूरे महीने में तैयारी करते करते हर टॉपिक करते हैं, उसके बहुत सारे पास पेपर के सवाल करते हैं, बट एक सवाल करने के बाद आपको चस आ जाती है। आप कहते हैं यार कमाल सवाल है, टॉपिक भी पूरा समझ आ गया, ये सवाल भी मुझे समझ आ गया, और ये सवाल करके अच्छा भी लग रहा है। अपने ऊपर ना अच्छा अच्छा गुमान होना शुरू हो जाता है। उस पर सितारा लगा के मार्क कर लें। पेपर से पिछले दिन हर
टॉपिक का सिर्फ एक एक वो सवाल करें जो आपको लगा कि उसने चैप्टर भी अच्छा कवर किया और जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया। पेपर से पिछले दिन एक नया सवाल उठाएंगे तो मायूस होंगे। तो पेपर से पिछले दिन, FR2 से पिछले दिन कुछ नहीं करना होता। न्यूमेरिकल से पिछले दिन आपको न्यूमेरिकल बगैर छुट्टियों के भी आ जाएं तो कुछ नहीं होता, थ्योरियों में मसला होता है। ऑडिट आई के अपने लकीली ऐसे टाइम पे रखा है जिसमें कंफर्म छुट्टी आती है। कम से कम आप जो मर्जी कम्बिनेशन बना लें, आपको कम से कम एक छुट्टी तो मिल ही जाती है संडे की। और अगर आप आखिरी पेपर्स दे रहे हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4 दिन छुट्टियों के मिल जाते हैं। तो 3 से 4 दिन आर सफिशेंट एनफ कि आप उसमें कर सकते हैं। बल्कि पेपर्स के करीब क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे जो है वो 3 दिन का एक प्लान डालता हूँ, 5-5 घंटे आ डे का, जिसमें वीडियोज़ होती हैं बाकायदा, और लोग वो वीडियो समेत भी उस प्लान को पूरा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि FR2 से तो नहीं इतना घबराना, जिसको पूरा सेशन पढ़ा उससे कैसी घबराहट। डरे तो ऑडिट से ना, जिस बेचारे को टाइम नहीं मिला उतना, उसके लेक्चर पेंडिंग है, सोच के ऑडिट के लेक्चर्स हम छोड़ना शुरू कर दें। भाईजान उसके जो लेक्चर पेंडिंग है ना वो 5 दिन में ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ऑडिट 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये 5 दिन नज़र आ रहे हैं, वो अभी नज़र भी नहीं आ रहा। अभी ये भी नहीं पता कि आप रफ्तार 1.5 रखेंगे या 2 रखेंगे। अभी ये भी नहीं पता लग रहा कि बीच में से जब आप देखेंगे कि एक टॉपिक सर ने करा दिया और सर ने 4 सवाल कराए, वो तो सर हैं, मैंने इनमें से कौन से 2 सवाल करने हैं। अभी तो आपने इस तरह की वैरायटियाँ भी करनी है। तो जिस पे भी वैरायटियाँ होनी है वो फ्यूचर अनसर्टन, इनडेफिनेट है, और ये इस वक्त सामने नज़र आ रहा है। तो सिर्फ 5 दिन, पेपरों से 1 महीना पहले आप ऑडिट से आज़ाद हुए होंगे। आसान अल्फाज में FR2 के पेपर से पूरे 30 दिन पहले आप आज़ाद हो चुके होंगे। मिल जाएंगे 30 दिन। आपने अभी तक साथ साथ बाकी सब्जेक्ट को लेके चला, 5 दिन साथ साथ कितना क्या कर लेना है आपने बाकी सब्जेक्ट्स में, कितना पढ़ लेंगे। FR2 के कितने को लेक्चर ले लेंगे ऑडिट की इस रूटीन के साथ? 20। तो फिर तो अगर ये क्लासें ना हो रही हो तो आप तो इस हफ्ते में 100 लेक्चर भी ले सकते हैं, अगर आप में इतनी तेज़ी। अच्छा हाँ, सॉरी, आप लेक्चर समझते हैं कि प्ले करके छोड़ दें, जब ख़त्म हो जाए तो लेक्चर ले लिया। भाईजान लेक्चर लेने का मतलब उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाली बातें हजम करनी होती हैं, 7-7 सवाल लिख के करने होते हैं। तो खैर पूरा सेशन ऑडिट को इग्नोर करते रहे इसलिए कि R2 साथ साथ चला जाए। वो बेवफा फिर भी साथ साथ नहीं चला। उससे मोहब्बत करें ना जो आपसे मोहब्बत करता है। वो सब्जेक्ट जिसको आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वो आके गले लगा लेता है आपको। आप उसको ज़रा सा टाइम देते हैं वो फ़ौरन से ग्रिप में आना शुरू हो जाता है। 705-6 हल्के टॉपिक्स नहीं है, और आपने थोड़ी सी तवज्जो दी, थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुना, तो टीचर ने एफर्ट की, आपने उसको ग्रैप्स किया और आप कॉन्फिडेंट हो गए। तो सिर्फ ये अगले 5 दिन अगर आप सही से टाइम दे देते हैं ऑडिट को, मेरे ख्याल में 5 दिन के लिए बाकी सब्जेक्ट्स को साइड पर रखा जा सकता है। अगर बाय द एंड ऑफ दोज 5 डेज आप 80-90% प्रिपरेशन लेवल पे ऑडिट में आ जाएं, तो ये प्रिपरेशन लेवल आपको FR2 के लेक्चर सुनने में भी हेल्प करेगा। वरना FR2 का लेक्चर तकरीबन जब 20 मिनट का हुआ होता है ना, तो जहन में आता है कि ऑडिट के तो मुझे 2 चैप्टर आते हैं खाली। एग्जैक्टली 20 मिनट पे पहुंचता है ना, तो लग रहा होता है कि चीज़ें डूएबल नहीं है। लेकिन जब आपको पता हो कि ऑडिट तो मैंने साइड पे किया हुआ है, तैयार हुआ हुआ है, उसको तो एंड पे देखना है, तो फिर मज़ा भी आएगा, फिर समझ भी आएगा और होगा भी। मैंने पहले दिन आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी जो उस वक्त आपको बहुत अच्छा नहीं समझ आई, दैट वाज फोकस। जब आप एक चीज़ को फोकस के साथ करते हैं ना, जब आप एक चीज़ को कम टाइम मगर सारा टाइम उसी को देते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है। ऑडिट एक बड़ा पेपर है, मेरे कहने पे ज़िंदगी के 5 दिन ये तजर्बा करके देखें। सर 5 दिन में हमारे FR2 के लेक्चर मिस हो जाएंगे, तो भाईजान वो तो अभी भी आपने 40-40, 45-45 पेंडिंग किए हुए हैं, तो 5 दिनों में आपने कितना कोई उसमें मज़ीद पेंडिंग कर लेना है, ठीक है। लेकिन इन 5 दिनों में ऑडिट पूरा हो सकता है, तो जो हो सकता है उसे तो पकड़े ना। इसे पकड़ के तैयार करके साइड पे रख दें, उसके बाद अगले महीने खेलते रहे आप अपने पेंडिंग लेक्चर्स के साथ। तो क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं।
चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 14 में है हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स। 4 स्टैंडर्ड 700 सीरीज़ के हैं, 3 स्टैंडर्ड 500 सीरीज़ के हैं। हमने लास्ट डे 700 सीरीज़ के स्टैंडर्ड किए और हमने क्या किया, एन उसको उस दिन प्लान किया जब आपको दरमियान में वक्फा आ जाए, एक दिन का गैप आ जाए, आपको मार्जिन मिल जाए, आप रिवाइज कर सकें, आप चीज़ों को देख सकें, या और कुछ नहीं तो जो है वो आप फ्रेश हो सकें, आप जो है वो एक दिन सुकून का गुजारें, एक दिन फेसबुक यूज़ करें, एंजॉय करें, इजी हो, रिलैक्स हो, और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए आ जाए। अब ऐसा मार्जिन हमारे पास इस वीक के एंड पे आएगा, तो इसको 200 में तोड़ लिया था। इसमें एक टॉपिक है जो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा, विच इज़ लॉ वाली रिपोर्ट। पाकिस्तान के लॉ ने भी एक रिपोर्ट बताई है। इन्होंने क्या किया, ISA 700 पकड़ा, छापा लगा दिया सारे का, और बीच बीच में अपनी थोड़ी थोड़ी सी फनकारियाँ कर दी। पाकिस्तान लिख दिया, ICAP लिख दिया, SCCP का तस्करा कर दिया, ज़कात वाली बात कर दी। तो किताब में एक जगह ये टॉपिक है जिसमें लॉ वाली रिपोर्ट है। आपने अगर मेन रिपोर्ट पढ़ी हुई है तो लॉ वाली रिपोर्ट को बस एक दफ़ा ज़िंदगी में, एक दफ़ा बस एवं ही नज़रों से गुजार लीजिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग है, उस रिपोर्ट के बाद मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिस टेबल में डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि 700 वाली रिपोर्ट और ये जो लॉ वाली रिपोर्ट है इनके दरमियान क्या फ़र्क है। बस उस टेबल को ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा ताकि पेपर में खुदा ना खास्ता सवाल आ जाए तो आप कुछ ना कुछ करने की पोजीशन में हों। अब हमारा टारगेट है 500 सीरीज़ जी, 500 सीरीज़ हमारा टारगेट है। ISA 570 जो कि गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड है, ISA 560 जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड है, और ISA 580 जो कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी पहले सेशन में पहले स्टार्ट करते हैं थोड़े दरमियाने स्टैंडर्ड से 570, और फिर एक छोटे से स्टैंडर्ड को बीच में कवर कर लेंगे 580। फिर ब्रेक के बाद हमें दोबारा एक बड़े स्टैंडर्ड, अच्छे तगड़े स्टैंडर्ड 560 के लिए टाइम मिल जाएगा, और एंड पे अगर कोई 10-11 मिनट हमारे पास बच गए तो चैप्टर 15 भी ख़त्म हो सकता है। जिन्होंने चैप्टर 15 को देखा है वो जानते हैं कि अब ये 10-11 मिनट क्रैश कोर्स में बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो हमने 15 मिनट लगाए थे, तो क्रैश में ये 10 मिनट में हो जाएगा। जिसको चैप्टर 14 आता है और ऑडिट की बेसिक्स पता है उसके लिए ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक विच इज़ गोइंग कंसर्न। अगेन हमने एक तजर्बा किया जो बड़ा कामयाब रहा कि हम पहले हवाई सारा डिस्कस करते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ी सारी पढ़ लेते हैं। इससे ये है कि आप, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उस थोड़े से टाइम में मुझे सुन पाते हैं, और जब मैं दिखा रहा होता हूँ तो आप साथ साथ अपनी किताब पे मार्क कर लेते हैं। तो एक दफ़ा थोड़ा सा पूरा फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। आप 15 से 20 मिनट अगर डिस्कशन सुन लें तो ये बहुत मोर देन एनफ है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। ISA 570 जिसका टारगेट है गोइंग कंसर्न। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गोइंग कंसर्न क्या है। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग की एक अजम्पशन है। IFRS आपको जो भी सिखाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी अजम्पशन है कि हम जिस इदारे को अकाउंटिंग सिखा रहे हैं वो गोइंग कंसर्न इदारा है। ये जितने भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, हमेशा इस अजम्पशन पे बताई जाती हैं कि आप गोइंग कंसर्न हो। लीज वाला कॉन्फिडेंस से कह देता है 1 साल तक का डिस्क्लोजर दो, 1 से 5 साल तक का डिस्क्लोजर दो, 5 साल के बाद का डिस्क्लोजर दो, क्योंकि उसे पता होता है कंपनी जिंदा है, इदारा जिंदा है, इदारा चलता रहेगा। तो इसी तरह से आप ये भी कह देते हैं कि सर जो शॉर्ट टर्म है, जो हमने साल में पे करना है वो हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, जो साल के बाद पे करना है। तो अगर आपकी कंपनी 4 महीने बाद मरने वाली हो तो कौन सा शॉर्ट टर्म और कौन सा लॉन्ग टर्म, कौन से एसेट की कॉस्ट मॉडल। जब आपको पता हो कि हमारा एसेट जिस अमाउंट पे हमने ख़रीदा है अब उस अमाउंट पे नहीं बिकने वाला, ना बुक वैल्यू पे बिकने वाला है। अगर एक कंपनी डूब रही है, अगर एक बिज़नेस डूब रहा है, तो अब क्या होगा, वो जितने भी अपने एसेट्स हैं वो दिखाएंगे रियलाइजेबल वैल्यू पे, क्या भाई ये इतने के ही निकल सकते हैं। वो अपनी लायबिलिटीज़ दिखाएंगे सेटलमेंट अमाउंट पे। किसी ने 6 साल बाद उनसे पैसे मांगने थे, कंपनी बंद होने लगी है, तो आज हमें बंद होने लगे हैं तो कितना देना पड़ेगा। फिर बहुत सारे आपके चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट में बिला वजह पेनल्टी पड़ जाएगी, कंपनी बंद होगी, कंपनी ने ब्रीच कर दी, जब ब्रीच कर दी तो आपको पेनल्टीज पड़ जाएंगे। तो अगर ये तय हो जाए कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो इसका मतलब है हमें अकाउंट्स की शक्ल ही बदल देनी पड़ेगी। ये जितने भी अकाउंट्स हम FR2 में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, इसके पीछे एक बड़ी टिपिकल अजम्पशन होती है कि वी आर गोइंग कंसर्न। FR2 के अंदर आपने बहुत सारी पॉलिसीज़ के लिखने के बारे में देखा होगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने जाना होगा कि हमने गोइंग कंसर्न के बारे में ये अजम्पशन लेनी होती है कि हमारी कंपनी या हमारा इदारा एक गोइंग कंसर्न है।
अगर इदारा गोइंग कंसर्न नहीं है और ऑडिटर ऑडिट करने आया है तो ऑडिटर को इसकी क्या परवाह, ये अगर गोइंग कंसर्न नहीं है चलो अगली दफ़ा हमें क्लाइंट नहीं मिलेगा, इसके अलावा क्या दुख है ऑडिटर को? अगर ये गोइंग कंसर्न नहीं है तो इनको अपने अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनाने चाहिए, और अगर ये आज भी IFRS वाले तरीके से बनाएं तो यूज़र को ट्रू एंड फेयर व्यू तो नहीं मिलेगा, तो ऑडिटर शोर मचाएगा। अगर ये गोइंग कंसर्न नहीं है तो कहेगा अपने अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनाओ। काफ़ी अल्टरनेट बेसिस हैं, कैश बेसिस मौजूद है, आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू वगैरह, एसेट्स की एक ख़ास तरह की अर्निंग्स अप्रोच होती है, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हैं। आपको किसी अल्टरनेट फ्रेमवर्क पे जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड से निकल के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वैसे। अगर आप वैसे अकाउंट्स बना दें तो ऑडिटर के गम गलत हो गए, जो ऑडिटर की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। आप अकाउंट्स बनाएं अल्टरनेट मेथड पे और एक जगह नोट डाल दें कि ये अकाउंट्स गोइंग कंसर्न पे नहीं बने, अल्टरनेट मेथड पे बने हैं। ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देगा अपनी रिपोर्ट में कि ताकि वो यूज़र्स को खास तौर पे हाईलाइट कर दे कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा आपके अकाउंट झूठे बने हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न आउट हो रही है और वो अकाउंट्स फिर भी गोइंग कंसर्न वाले तरीके से बनाए, अब ऑडिटर को मसला होगा। तो ये स्टैंडर्ड शुरू होता है एक ख़तरे से। गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है जो हमेशा वैलिड मानी जाती है अनलेस के देर आर कुछ शकूक व शुबात अगेंस्ट इट। यानी अगर मैं किसी को ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं टिपिकली सोचूंगा कि ये सब ओके है, यहाँ कोई मसला नहीं, अनलेस कि मुझे कुछ खतरे, कुछ ट्रिगर्स नज़र आ जाएं। स्टैंडर्ड ने 3 तरह के ख़तरों की एक लिस्ट दी है और वो लिस्ट को 2-3 दफ़ा पढ़ने से हम ज़रा काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाते हैं कि वो ख़तरे किस किस्म के हैं। अगर एक कंपनी के फाइनेंशियल हालात कुछ इंडिकेट कर रहे हो, एक कंपनी के ऑपरेशनल हालात कुछ इंडिकेट कर रहे हो, या कुछ और अदर थिंग्स हो जो ये आइडिया दे रही हैं कि कंपनी डूबने वाली हो रही है। फाइनेंशियल हालात की अगर हम एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो कंपनी की अगर नेगेटिव कैश फ्लोज चल रहे हो, कंपनी की रेशोज़ एडवर्स निकलना शुरू हो जाएं, कंपनी के पास पैसा आना ख़त्म हो जाए, कंपनी को पैसे की सपोर्ट बंद हो जाए, शेयर होल्डर कंपनी छोड़ के जाना शुरू हो जाए, लेंडर अपने पैसे वापस मांगना शुरू हो जाए, कंपनी के पास अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल में से पैसे ही ना निकल रहे हो, यानी कि माली हालात ख़राब है, विच इज़ एन इंडिकेटर कि कंपनी कभी भी ख़त्म हो सकती है। सेकेंड तरह की एग्जाम्पल ऑपरेशनल इंडिकेटर्स। ऑपरेशनल इंडिकेटर का मतलब है कि आपके प्लांट में मसला आ गया, आप जो चीज़ बेचते थे मार्केट में उसकी डिमांड ख़त्म हो गई, आपके एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के चले गए, आपकी मैनेजमेंट सही नहीं हो रही, आपकी जो मेन टीम थी जो चीज़ों को चला रही थी उस मेन टीम ने कंपेटिटर को ज्वाइन कर लिया है, कोई बड़ा सक्सेसफुल कंपेटिटर आ गया है जिसकी वजह से आप उसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे, आप उस तरह की क्वालिटी ही नहीं बना पा रहे अपनी प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब आपके साथ कुछ ऑपरेशनल मसलों मसाइल है जिसमें आप अपने ऑपरेशन सही से रन नहीं कर रहे। जैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर एक हॉस्पिटल है और वो चंद डॉक्टर्स की वजह से चलता था और उनमें से चंद की डॉक्टर्स उठ के चले जाएं किसी और हॉस्पिटल में और ये हॉस्पिटल को कुछ नए डॉक्टर ना मिल रहे हों, तो ये ऑपरेशनल मसला है। तो फाइनेंशियल मसला भी हो सकता है, ऑपरेशनल मसला भी हो सकता है, उसके अलावा भी कुछ मसले हो सकते हैं। आपकी रिप्यूट ख़राब हो गई, अचानक से आपके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो गई, अचानक से किसी ने फेसबुक पे कंपेन उठा के डाल दी जिसमें कोई बेसिस नहीं थी और आवाम तो फ़ौरन से मसाला सबको पसंद है, आगे से आगे शेयर से शेयर करते जा रहे हैं और बड़े खुश हैं, कह रहे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छे तरीके से इन्जॉय किया। आपके बारे में कोई रूमर मार्केट में फैल गई है और वो रूमर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल पड़ी है, या आजकल तो बहुत आसान है, कह दो कि ये इसराइल की कंपनी है, ख़त्म कहानी। तहकीक बाद में करेंगे, 700 लोगों को फॉरवर्ड करके 70 दफ़ा जन्नत ज़रूर वाजिब करा लेंगे। कुछ भी हो सकता है। ये आपका फाइनेंशियल मसला नहीं था, ये ऑपरेशनल मसला नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा मसला ज़रूर है जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न हिल सकती है। तो स्टैंडर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले आपको डर लगा कि कुछ गोइंग कंसर्न के ऊपर अटैक होता लग रहा है। ये डर कैसे लगा? ऑडिटर को ऑडिट करते हुए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स नज़र आए, कुछ ऐसी निशानियां नज़र आईं जिससे वो घबरा गया। जब ये निशानियां नज़र आईं तो आप तड़प के पहुंचेंगे मैनेजमेंट के पास, कहेंगे भाई मैं अच्छा भला ऑडिट कर रहा था लेकिन मुझे ये अचानक से कुछ खतरे नज़र आना शुरू हो गए हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है ना? उनका वो क्या होती है? हमने कहा भाई वो हमारी रिपोर्ट में भी हम लिखते हैं, तुम लोगों से वादा होता है। गोइंग कंसर्न असेस करना किसके ज़िम्मे है? मैनेजमेंट। तो हम कहेंगे हमें अपनी असेसमेंट दिखाओ। उन्होंने कहा जी असेसमेंट तो हमने बनाई कोई नहीं। मैं कहूँगा तुम फिर जाहिल हो, ठीक है, तुमने असेसमेंट ही नहीं बनाई। जब तुमने असेसमेंट ही नहीं बनाई तो तुम कैसे कहते हो कि मेरा इदारा गोइंग कंसर्न है? असेसमेंट बनाना इतना ज़रूरी काम था।
मुझे असेसमेंट चाहिए। उन्होंने कहा जब बनाई नहीं तो तुम्हें कैसे दे दें। मैंने कहा देख लो ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और मुझे तुमसे चाहिए था, तुम नहीं दे रहे और है भी परवेसिव लेवल का। अगर वो मुझे असेसमेंट देंगे ही नहीं तो मैं तो डिस्क्लेमर दे दूंगा। अगर भाग सकता हुआ टाइम हुआ तो ऑडिट छोड़ के चला जाऊंगा। फर्स्ट करें उन्होंने कहा हाँ असेसमेंट बनी हुई है लेकिन 10-1 महीने तक का हमने अंदाज़ा लगाया कि सब ओके है। हम कहेंगे नहीं भाई, गोइंग कंसर्न का अंदाज़ा कम से कम 12 महीने। जुमला इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड में, वो कहते हैं आपने फॉरसीएबल फ्यूचर जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक अंदाज़ा लगाना है, लेकिन कम से कम क्वांटिफिकेशन उसकी 12 महीने है। 12 महीने की असेसमेंट, उन्होंने कहा 10 महीने की असेसमेंट है, तो मैं कहूँगा मुझे 2 महीने का सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। अब ये शायद उतना परवेसिव ना रहे लेकिन मटेरियल तो है, कम से कम क्वालिफाइड रिपोर्ट तक तो बात जा ही सकती है। वापस इधर आते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने उनसे कहा आपकी असेसमेंट बनी हुई, उन्होंने असेसमेंट दिखाई। अब जो उन्होंने असेसमेंट में लिखा होगा कि हमने देख लिया हमारा इदारा सब सही है, सिर्फ 1-2 जगह हमें ख़तरा है, तो ये देखें कि क्या उन्होंने भी वो आइडेंटिफाई किया है जिसको आप आइडेंटिफाई करके कह रहे थे कि मसला है। अगर नहीं किया तो उनसे कहें भाई मुझे ये फैक्टर से डर लग रहा है, आपके पास क्यों नहीं है, इसकी भी तहकीक करें। और अगर उन्होंने वही आइडेंटिफाई किए हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए, तो ऑडिटर ने कहा भाई जब आपको भी पता और मुझे भी पता है कि आपके डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं, तो कैसे कहते हो को आप गोइंग कंसर्न हो। उन्होंने कहा जी डॉक्टर छोड़ के गए हैं तो डॉक्टर आ भी तो सकते हैं। हमने अल्टरनेट प्लान बनाया, हमारी 3 डॉक्टर से बात हो चुकी है, वो आ रहे हैं। हम एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की लैब बनाने लगे हैं और हम बाहर से चंद मशीनें इंपोर्ट करने लगे हैं और अब हमारा हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। उन्होंने आपको बताया और आप मान गए। नहीं, आप तो स्केप्टिक आदमी हैं। ये क्या करता है ऐसा स्केप्टिक आदमी? पूछेंगे 3 डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। बहुत ज़्यादा आगे जाने चाहेंगे तो उस डॉक्टर से कंफर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी वो इंपोर्ट हमने करना है, बताओ इंपोर्ट के कागज़ कहाँ है, कौन सी मशीन है, किस किस्म की मशीन है, ऐसा क्या है उसमें जो बाकियों के पास नहीं है। अच्छा लैब बनानी है, लैब के स्टैंडर्ड अप्रूव करवा ली है, फ़लाना क्वालिटी चेक करवा ली है। तो जो वो प्लान्स देंगे हम उन प्लान्स को ऑडिट करेंगे। और अब चूंकि हमें शक हो गया है तो अब हम ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कंपनी के कैश फ्लोज को, कंपनी के अरेंजमेंट्स को, कंपनी के मामलात को, कंपनी के वर्किंग कैपिटल के साइकिल को, कंपनी के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में कहाँ वो बात कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, कोई अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर तो नहीं, कहीं कुछ और इस तरह के मसले तो नहीं। ये तसल्ली करने के लिए कि अभी भी कहीं कोई खदशा तो नहीं रहता। ये सारे स्टेप्स करने के बाद अलग अलग तरह के आउटकम आएंगे। आउटकम नंबर 1 जो मैं मानता था कि गोइंग कंसर्न आउट हुई हुई है, वाकई आउट हुई हुई है और ये मान नहीं रहे। ये अकाउंट्स में कह रहे हैं हम गोइंग कंसर्न है, जबकि मैं मानता हूँ गोइंग कंसर्न मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अकाउंट्स में झूठ बोल रहे हैं। किस लेवल का झूठ बोल रहे हैं? परवेसिव लेवल का। तो मुझे ओपिनियन क्या देनी चाहिए? एडवर्स। आउटकम नंबर 2 उन्होंने मुझे असेसमेंट ही नहीं दी, डिस्क्लेमर या विड्रॉल। उन्होंने असेसमेंट दी लेकिन असेसमेंट एक्सटेंड नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ 12 महीने तक लेके जाओ, वो नहीं लेके जाते। तो सिचुएशन के मुताबिक क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर किसी भी तरफ बात जा सकती है। आउटकम नंबर 4 मुझे गोइंग कंसर्न में मसला नहीं है, लेकिन गोइंग कंसर्न में अभी एक अनसर्टेनिटी ज़रूर है। बाकी सब सही है लेकिन कंपनी के ऊपर 700 मिलियन का लीगल केस हुआ हुआ है। कंपनी के एसेट्स हैं 750 मिलियन के और लीगल केस कितना हुआ हुआ है? 750 मिलियन। अब 750 या जितना भी 700 मिलियन का लीगल केस हुआ हुआ है, अगर हार गए तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगी। और जीत गए तो नहीं ख़त्म होगी, कंटिजेंसी है। नहीं समझ आ रहा, लेकिन बड़ा मटेरियल लेवल की है। अगेन आपने फ़ौरन से कह दिया डिस्क्लेमर। मैं याद कराता हूँ, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ जिनका आपस में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ मल्टीपल अनसर्टेनिटी का मैं जिक्र नहीं किया, एक अनसर्टेनिटी है एक, लेकिन वो अनसर्टेनिटी इतनी तगड़ी लेवल की है कि फाइनेंशियल्स पे बड़ा ख़तरा हो सकता है। वो 300 मिलियन की हो सकता है, 700 मिलियन की हो। मैं उनसे कहूँगा भाई ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि अकाउंट्स में इसके बारे में बड़ा वाजे करके डिस्क्लोजर डालो। फ़र्ज़ करें उन्हें मेरे कहने पे, मैं उनसे कहूँगा जी ये ज़रूर बताओ तमाम यूज़र को कि हमारे ऊपर एक 700 मिलियन का 750 मिलियन टाइप का केस हुआ हुआ है। वो मानेंगे नहीं लेकिन हम उन्हें मनवाएंगे। अगर मैं कहूँ ये नोट डालो और वो नोट ना डालें तो मटेरियल में स्टेटमेंट है। बड़े लेवल का केस हुआ तो एडवर्स ओपिनियन दे दूँ, छोटे लेवल का केस हुआ क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूँ।
मैंने कहा डालो ये नोट, उन्होंने मेरी बात मान के नोट डाल लिया। अच्छे बच्चे हैं, असूलन मुझे हाईलाइट करना चाहिए उस नोट को। इधर हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा एम्फेसिस ऑफ मैटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक ख़ास किस्म का पैरा इस्तेमाल करेंगे जो 517 ने हमें बताया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, अनमोडिफाइड रिपोर्ट का एक ऑफिशियल कंटेंट। याद हमने कहा था 570 वाला गोइंग कंसर्न वाला, सिर्फ याद रखिए, सिर्फ ज़िंदगी में एक सूरत में आएगा अगर गोइंग कंसर्न पे डाउट है, अपेरेंटली आपको सब ठीक लग रहा है लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है और आपने क्लाइंट से उसे डिस्क्लोज करने का कह दिया और क्लाइंट ने भी उसे डिस्क्लोज कर दिया है, तो इस मामले को स्टैंडर्ड ने इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस दी और इन्होंने कहा आप एम्फेसिस यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मैं याद कराता हूँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जब हमने पढ़ा था तो उन्होंने कहा था एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट नहीं है कुछ चीज़ों का। वहाँ एक जुमला लिखा था कि उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है जिस पे 570 में हमने ओपिनियन देनी होती है, या तो ये एक स्पेशल किस्म का लाइन आइटम आप अपने रिपोर्ट में ऐड कर देंगे अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी हो और क्लाइंट ने आपके कहने पे उसको प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। ये बात समझ आई। स्टैंडर्ड एंड पे ये कहता है कि सम टाइम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के प्रोसेस में डिले आ जाता है बहुत ज़्यादा। आप मैनेजमेंट से कहते हैं सब कुछ तो फाइनल है, मुझे अकाउंट्स दो साइन करके, वो कहते हैं नहीं अभी हमें ज़रा थोड़ा सा कुछ डाउट है, हम आपको बताते हैं। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 35 दिन हो गए, इतना सिग्निफिकेंट डिले, तो ऑडिटर को शक होना शुरू हो जाता है कि शायद पता नहीं ये लोग गोइंग कंसर्न है भी या नहीं जो टाल मटोल कर रहे हैं। अगर अनयूजुअल डिले आए, स्टैंडर्ड ने सजेस्ट किया है कि अगर फाइनेंशियल्स के अप्रूवल के प्रोसेस में ज़रूरत से ज़्यादा डिले आए, नॉर्मल डिले नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा डिले आए, तो पीछे जाके देखो हो सकता है गोइंग कंसर्न का इशू, और अगर हो तो ये स्टैंडर्ड ओपन कर दो, ना हो तो ओपन नहीं करना। इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड ऑप्शनल है, ये स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि हमारी टीम जाए तो उन टीम ने 35 एरियाज़ पे काम करना हो, सेल पे, परचेज पे, एसेट पे, लाइबिलिटी पे, तो एक बंदे ने काम करना हो गोइंग कंसर्न पे, ऐसा नहीं होता। गोइंग कंसर्न अलग एरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको शक हो रहा है कि गोइंग कंसर्न के मामलात ख़तरे में हैं तो फिर ये पूरा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा उस ट्रिगर से, ये स्टार्ट होगा उस इंडिकेटर से जो आपको गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउटफुल इंडिकेटर लग रहा है। क्या ये सारी बात समझ आई? पेपर में वी कैन एक्सपेक्ट कि वो एक कंपनी की सिचुएशन बताएं बहुत ही बुरी सी, कहीं बताओ ऑडिटर क्या करे और इनके किस एक्शन पे आपकी रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़े। तो आप पहले कहेंगे जो बुरी हालत है उसको समझाएंगे कि ये गोइंग कंसर्न का मसला है, फिर कहेंगे मैनेजमेंट से उनकी असेसमेंट मांगेंगे और फिर उनसे पूछेंगे उनका प्लान कैसे बचने का, और जो वो प्लान हमें देंगे तो उस प्लान को क्या करेंगे, उस प्लान का ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे वो प्लान सही है या नहीं है, और उसके बाद जो भी आउटकम निकला हम उसके मुताबिक ओपिनियन दे देंगे। और आउटकम पे मैंने आपको मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस बताई हैं, अब किताब में उसको कंक्रीट करके देख लेते हैं। क्या स्टैंडर्ड समझ आ रहा है? यस सर। पास पेपर्स में जब आप स्टैंडर्ड के सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे प्रॉपर। क्यों नहीं मिलेंगे? ये स्टैंडर्ड बड़े अरसे तक हमारे सिलेबस में नहीं रहा। एक आध दफ़ा आई कि अपने 2 अटैम्प्ट के लिए डाला फिर गायब कर दिया, फिर एक अटैम्प्ट के लिए आया फिर कई साल तक नहीं रहा, अब फिर कुछ अटैम्प्ट्स पहले दोबारा से सिलेबस में ऐड हो गया। तो गोइंग कंसर्न का अलग से आपको सवाल उतने नहीं नज़र आएंगे जितने सवाल आपको जिस तरह से नज़र आते हैं। और फिर चूंकि इन्होंने इस एरिया से सवाल पूछना होता है तो कभी कभी क्या करते हैं 705 और 6 वाला जो एक टिपिकल सवाल है उसमें एक सिचुएशन गोइंग कंसर्न की मिक्स कर देते हैं कि बच्चा वहीं समझ के उसका जवाब देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से सवाल बन नहीं सकता, किसी भी अटैम्प्ट में अगर मूड में हो तो यहाँ से फुल फ्लेज सवाल बनाया जा सकता है। उस तरह के सवाल की हम टेस्ट में रेगुलर में एक प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ चूँकि क्रैश है तो यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं मिलता जुलता टेस्ट का एक सवाल जो कि आपकी छोटी सी प्रैक्टिस करवा रहा होगा। क्या गोइंग कंसर्न अलॉन्ग विद सारी बातें समझ आया? लिखी हुई किताब पे जाने से पहले कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन जो गोइंग कंसर्न पे आपको हो, कोई पॉइंट कोई बात जो नहीं समझ आ रही, पक्की बात है? ठीक है जी। 1 और 3 हमें इकट्ठे प्रेस करना होगा। जज़ाकल्लाह। गोइंग कंसर्न, ऑडिटर शेल कंसिडर वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट जो सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न पे डाउट कर रहे हो। कैसे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हैं? मैंने आपसे कहा कि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर्स। बस अब इनकी तेज़ी से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करनी है। जैसे क्यों लग रहा है कि ये कट रहा है? आपको सही लग रहा है?
नहीं, उधर से जूम नहीं हुआ हुआ, यहाँ से कोई मसला है। हाँ, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं फाइनेंशियल? नेट लायबिलिटी पोजीशन, जैसे नेट एसेट होता है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कुछ बचता है। समटाइम इतने बुरे हालात होते हैं कि लायबिलिटी ज़्यादा होती है, एसेट कम होते हैं, तो आप लायबिलिटी में से एसेट माइनस करके कहते हैं नेट लायबिलिटी पोजीशन। आपकी फिक्स्ड टर्म बोरोइंग मैच्योर हो रही हैं, लेकिन कोई प्रोस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि आप पे कर सकेंगे। आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली हुई थी 6 साल की, 6 साल की मुद्दत पूरी होने लगी है और आपके पास पैसे कोई नहीं है वापस करने के, और ना ही आपको रिन्यूअल वगैरह या रीपेमेंट का कोई और ऑप्शन नज़र आ रहा है, और शॉर्ट टर्म पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गए हैं, जबकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला आपके हाथ से निकलता जा रहा है। फ़ौरन डूब नहीं जाएगी, लेकिन ये ख़तरा है कि कंपनी डूब सकती है। ये वो इवेंट और कंडीशन है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट और फाइनेंशियल सपोर्ट। क्रेडिटर्स ने विड्रॉ करने की इंडिकेशन दे दी, उन्होंने कहा हम अब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, हिस्टोरिक का मतलब है इस वक्त जो करंट चल रहे हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, या फ्यूचर में आपको लग रहा है कि अब आप माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे। की फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स हैं, ख़राब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल लॉसेज हैं, एसेट्स की वैल्यू बुरी तरह से गिर चुकी है, डिविडेंड दे नहीं पा रहे या वो आगे से आगे टाल मटोल कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे नहीं कर पा रहे, लोन एग्रीमेंट की टर्म्स पूरी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे सप्लायर ने कह दिया अब हम आपसे क्रेडिट पे नहीं चलेंगे, कैश दोगे तो माल देंगे, हमें आप पे भरोसा नहीं है, और फाइनेंसिंग हमें नहीं मिल पा रही अपनी नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। अब हम नई तरफ जाके बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को, कोई उधार ही नहीं दे रहा हमें। फाइनेंशियल मसले अगेन याद नहीं करना, लेकिन इन एग्जांपल्स को पढ़ना है ताकि हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आए कि क्या खतरे हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का अपना इरादा है कि वो बंद करने लगे हैं ऑपरेशंस। की मैनेजमेंट के पर्सनल लूज़ हो गए हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली, कोई मेजर मार्केट या बड़ा कस्टमर या फ्रेंचाइज या मेन लाइसेंस जिससे आप चलते थे वो आपके हाथ से चला गया है। लेबर हासिल करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, इंपॉर्टेंट सप्लाईज आपकी मिस हो रही हैं, गवर्नमेंट ने को पाबंदियाँ लगा दी हैं, आपका कोई कंपेटिटर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ गया है जिसकी वजह से अब आपको दिक्कत हो रही है अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को चलाने में। अदर फैक्टर्स, कैपिटल या अदर स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट लॉ ने जो दी हुई थी आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, आपके खिलाफ कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, कोई लॉ रेगुलेशन या कोई गवर्नेंस पॉलिसी में कुछ ऐसा चेंज आया जिससे मसला होगा, कुछ बड़े बड़े डिज़ास्टर्स आ गए हैं जो अंडर इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। डिज़ास्टर आया और आपके पास इंश्योरेंस नहीं थी तो आपका नुकसान हो गया, या इंश्योरेंस थी लेकिन उतनी नहीं थी जितना बड़ा डिज़ास्टर आया है। तो कोई भी फाइनेंशियल ऑपरेशनल या अदर मसला अगर आपका है तो ये सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहा है। अब कहानी हमने समझी हुई है, सिर्फ इंग्लिश देखनी है। ऑडिटर ये देखेगा क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक असेसमेंट की है या नहीं की। अगर की है उन्होंने तो मैं देखूंगा क्या उन्होंने भी वो इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं, और अगर किए हैं तो क्या प्लान है उनका एड्रेस करने का। और दूसरा, अगर असेसमेंट अभी मैनेजमेंट ने परफॉर्म नहीं की तो डिस्कस करें मैनेजमेंट से कि भाई फिर आप कैसे कहते हो आप गोइंग कंसर्न हो, और कहें कि ये जो इवेंट और कंडीशन जो मुझे नज़र आ रहे हैं इसके बारे में अब आपका क्या ख्याल है। आपने तो असेसमेंट प्रॉपर की ही नहीं है, मुझे असेसमेंट करके दो। यानी जब आप कहेंगे मुझे इसकी असेसमेंट करके दो तो टेक्निकली मिल गई आपको उनसे असेसमेंट। अब वो प्लान्स वगैरह को कैसे चेक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ें सही हैं और आप देख रहे हैं कि फर्दर कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ मज़ीद वर्किंग देखेंगे, आप इनके कैश फ्लोज और अदर फोरकास्ट देखेंगे। अब लेटेस्ट अवेलेबल इंटरम फाइनेंशियल से इनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इनके क्या हालात हैं, इनकी एग्रीमेंट डिबेंचर लोन एग्रीमेंट की शर्तें देखेंगे, दोस्त जावेद गवर्नर शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स पढ़ेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लीगल काउंसिल वालों से कहेंगे कि भाई जो इनके लीगल डिपार्टमेंट वाले कि आपके कौन कौन से केसेस पेंडिंग हैं। एंटिटी के प्लान्स को एवेल्यूएट करेंगे कि वो किस तरह से अपने कस्टमर ऑर्डर जिनको नहीं फिल कर पा रहे उसको कवर करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट पे, बोर्विंग फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है उसके बारे में देखेंगे, रेगुलेटरी एक्शंस को देखेंगे। यानी अब हमने उन इवेंट्स पे तो काम कर लिया, अब ओवरऑल अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहीं कोई अभी गड़बड़ तो नहीं, कहीं स्टिल कोई अनसर्टेनिटी ऐसी तो नहीं जो इनकी गोइंग कंसर्न को हिट करती लग रही हो। देन क्या होगा, डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, वही जो हमने बात की थी। भाई कुछ कहना चाहते हैं। पहले सब कुछ ठीक था तो अब क्या हुआ, हमें शक हो गया। जब हमें शक हो गया है तो अब हम हर चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं, ज़्यादा स्केप्टिक नज़र से देख रहे हैं। अभी तक तो सब पॉजिटिव चल रहा था। पीछे बताइए,
ये वाले पॉइंट्स कब लगाने हैं? जब आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना चाहते हैं कि कोई मजीद अनसर्टेनिटी तो नहीं। इसका मतलब है ये हमेशा नहीं लग रहे, ये तब लग रहे हैं जब आप स्टैंडर्ड में कूद चुके हैं। जब आपको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है, आपने उसके ऊपर वर्किंग की और वर्किंग के बाद आप आगे गए, इन्होंने कुछ प्लान्स वगैरह आपको दिए। अब इनके प्लान तो इवेल्युएट करने ही करने हैं, उसके अलावा आपने जेनेरिकली अब ये प्रोसीजर लगाने हैं ये तसल्ली के लिए कि चलो गोइंग कंसर्न तो ख़त्म, ओके गोइंग कंसर्न का मसला नहीं, कोई अभी भी अनसर्टेनिटी तो नहीं है ऐसी। तो अब ये प्रोसीजर आप अनसर्टेनिटी को ढूंढने के लिए कर रहे हैं, टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन। आपको वो इवेंट या कंडीशन नजर आया था, अब देखें कि क्या उसकी वजह से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद तो नहीं। उसके लिए हम ये वाले सारे काम कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली हमारे सामने कुछ आउटकम आएंगे। पहली आउटकम, हम कहते हैं आपकी गोइंग कंसर्न गलत है, एडवर्स ओपिनियन, डायरेक्ट एडवर्स, सोचना ही नहीं कम हल्का, ये हमेशा भारी है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देती है। अनमोडिफाइड ओपिनियन दें जिसमें आप वो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैरा डालें, IAS से 700 के जो रिपोर्ट के कंटेंट्स में था वो वाला पैरा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा तरह होता है लेकिन इसका नाम एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं होता, हम इसको अलग से नाम देते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू, ताकि यूज़र एकदम से जब रिपोर्ट देखे तो इतनी बड़ी लाइन देखे एकदम से चौकन्ना हो जाए कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है। अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट अनसर्टेनिटी थी और उन्हें एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया तो दरमियाने लेवल का मसला क्वालिफाइड और बड़े लेवल का मसला एडवर्स। मैनेजमेंट अनविलिंग है, वो एक्सटेंड नहीं कर रही या मेक नहीं कर रही अपनी असेसमेंट, तो क्या करें। और यहाँ पांचवी चीज़ जो IKF की किताब ने नहीं डिस्कस किया कि अगर उन्होंने गोइंग कंसर्न अजम्पशन उनकी वैलिड नहीं थी, उन्होंने अल्टरनेट बेस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक बना दिया अकाउंट्स और उसमें नोट भी डाल दिया, तो वहाँ हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स उसको हाईलाइट कर देते हैं। वो वाली बात IKF सरप्राइजिंगली वो अपनी किताब में मिस कर गए। हालांकि स्टैंडर्ड की मैक्सिमम बातें बताई हैं, वो वाला पैरा खा गए। वो पैरा क्या है, अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न नहीं है ठीक, और मैनेजमेंट मानते हैं कि गोइंग कंसर्न नहीं है और मैनेजमेंट सुधर के अपने अकाउंट सारे बदल चुके हैं अल्टरनेट बेस पे, तो अब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ये मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। आपने कहा था अकाउंट्स की शक्ल बदल लो, बदल ली उन्होंने, और एक जगह नोट डाल दिया कि ये अकाउंट गोइंग कंसर्न नहीं फलाना तरीके पे बने हुए हैं। इस वाले पैरा को आप हाईलाइट कर देते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। ये स्टैंडर्ड ने हमें ट्रीटमेंट बताया हुआ है लेकिन मैं हम अपनी किताब से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। किताब ने सरप्राइजिंगली पी गई किताब, मुझे नहीं समझ आता कि सारा स्टैंडर्ड बता के इतनी सी बात जो है वो क्यों उन्होंने छुपाई। फिर शायद उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों को अल्टरनेट बेस ऑफ अकाउंटिंग का भी नहीं पता होगा, बच्चे अपनी अकाउंटिंग ज़रा हल्की ही चला रहे होते हैं। चलें खैर, अगर ऑडिटर को दोषावित गवर्नेंस से वो सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है तो भी उनसे डिस्कस करें, क्या कोई अनसर्टेनिटी है तो भी उनसे डिस्कस करें, डिस्क्लोजर फाइनेंशियल में मुनासिब लग रहे हैं तो भी उनसे डिस्कस करें। अगर कहीं पे भी रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है मैनेजमेंट की उल्टी हरकतों की वजह से तो भी, यानी स्टैंडर्ड में जो भी होगा आपने दोषावित गवर्नेंस से डिस्कस करना है। चैप्टर 14 के किसी भी स्टैंडर्ड में हमेशा ये प्रोसीजर आप लिख सकते हैं कि हम दोषावित गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऑडिट के एंड के स्टेप्स हैं, ये सारे इतने अहम है कि बगैर दोषावित गवर्नेंस से डिस्कस किया आपने रिपोर्ट में नहीं डालना है। और फाइनली अगर कोई सिग्निफिकेंट डिले आ जाए अप्रूवल में फाइनेंशियल्स के, तो ऑडिटर इंक्वायर करेगा कि भाई डिले क्यों है। अगर उसे लगता है कि ये डिले कुड बी रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन, तो वो जिससे गोइंग कंसर्न आउट हो सकती है, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और ऑल्सो कंसिडर करेगा कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। आसान अल्फाज में अगर सिग्निफिकेंट डिले हो तो उसके पीछे जाएं। अगर हमें गोइंग कंसर्न का खतरा नजर आए तो स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से अप्लाई करें कि हो सकता है कि कोई अनसर्टेनिटी हो जो वो छुपाना चाह रहे हैं। डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट गोइंग कंसर्न। 560 थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन वाला है, हम चलते हैं 580 की तरफ। जी, यहाँ एक भाई को सवाल पूछना चाह रहे हैं, आवाज़ आई हल्की सी। जी, जो सिनेरियोज़ हैं, सिनेरियोज़ इन्होंने कहा सारे या आखिरी दो एक दफ़ा बता दें, सारे देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन देते हैं, ये आसान है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन एक डाउट है,
मैं उनसे कहूँगा डिस्क्लोज कर दो, अब 2 आउटकम निकलेंगे, या वो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो मेटीरियल अनसर्टेनिटी वाला पैरा, ना किया तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। भाई देखे ना, वो लीगल केस 300 मिलियन का भी हो सकता है, 750 मिलियन का भी हो सकता है। 750 है तो परवेसिव है, 300 है तो कम से कम मेटीरियल है। तो हो सकता है किसी केस में मैं क्वालिफाइड तक चला जाऊं और किसी में एडवर्स। जी, अगर वो डिस्क्लोज करें तो भी दोनों बातें हो सकती हैं। हम ये दोनों बातें पता कब देखते हैं, जब मसला होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने नॉन क्रेडिट एसेट डाले हुए फाइनेंशियल्स में, परवेसिव होते हैं हमेशा, तो हमने तो कुछ भी नहीं करना। फाइनेंशियल में जो चीज़ लिखी है उन्होंने सही से लिखी है, वो मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात कब होती है, जब वो ना लिखें। जब ना लिखें तो मिसस्टेटमेंट हो गई। अब मैं जानता हूँ कि मटेरियल है या परवेसिव है, तो अगर मैं उन्हें कहूँ डिस्क्लोजर डाल दो और वो डाल दें, तो मैंने पलट के नहीं सोचना मटेरियल था या परवेसिव था। उन्होंने मेरी बात मान ली, मैंने एक नोट डाल देना है, एक वो वाला पैरा डाल देना है अपनी रिपोर्ट में। आखिरी मैंने उनसे कहा असेसमेंट दो, उन्होंने मुझे असेसमेंट नहीं दी। स्कोप लिमिटेशन बहुत बड़ा हो गया। डिस्क्लेमर, मैंने उनसे असेसमेंट मांगी, उन्होंने दी लेकिन एक्सटेंड नहीं की, फुल 12 महीने की नहीं, कम टाइम की, तो हम क्वालिफाइड की तरफ चले जाएं। जी, गोइंग कंसर्न ऑल क्लियर? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 1-3 एक दफ़ा ऑन करना पड़ेगा, फिर हम जो है ना इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के ले लिया जाए। ये स्टैंडर्ड मेनली डिस्कस होता है ऑडिट के एंड के हवाले से, लेकिन ये स्टैंडर्ड का एक आउटकम है जो पूरे ऑडिट को डील कर रहा है। जब भी ऑडिट में आपको किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ पे कोई भी कंफ्यूजन हो, तो यू आर ऑलवेज अलाउड कि आप मैनेजमेंट से लिखवा सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका एविडेंस नहीं होता। आपने कहा ये सेल हुई थी, उन्होंने कहा ये लो रसीद, ये परचेज हुई थी, ये लो रसीद। मीटिंग में उस बंदे ने इस डिसीजन को अप्रूव किया था, आप कहेंगे मिनट्स दिखाओ। कहेंगे मीटिंग में एक बंदे ने बोला था, मिनट्स में नहीं लिखा हुआ। आपने कहा कंफर्म बोला था, हाँ जी बोला था, लिख के दे दो। हमारी डॉक्टर से बात चल रही है, अगर तो हो गई है डॉक्टर्स को बुलाने वाली बात, तो एग्रीमेंट देख लें। और अगर बात चल रही है, कंफर्म कर दो, लिख के दे दो। जब भी आप किसी से कहते हैं ना कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन लिख के दे दो, तो अगला बंदा सुपर अलर्ट हो जाता है, वो फिर थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है। अगर हवाई बात हुई हुई हो तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। एक बच्चा आके कहता है अब आप लोग बड़े बेरहम हैं, अभी सिर्फ 4.5 महीने हुए थे, क्लासें शुरू हुए, आपने मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। हम कहते हैं भाई तुमसे शुरू में लिखत पढ़त में बात हुई थी, पहली इंस्टॉलमेंट शुरू में दोगे, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद तुम अब अगली इंस्टॉलमेंट दे दोगे। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं तय किया था। हम कागज़ निकालते हैं, कागज़ पे उसके साइन से तकरीबन कोई पाइया सेंटीमीटर के फासले पे, नहीं पाइया इंच के फासले पे वो इंस्टॉलमेंट प्लान बना हुआ होता है, और उसके एन नीचे जो है ना वही तकरीबन इंच से भी कम फासले पे उसने साइन किए हुए होते हैं। तो हम कहते हैं यार तुम इस इतने बड़े कागज़ पे जिस जगह साइन कर रहे हो, तुम्हें इसकी इमीडिएट ऊपर लिखी हुई बात भी नहीं देखी। वो कहता है उस वक्त मैंने ध्यान नहीं किया, टाइम कम था। इस दफ़ा हम शुरू में एक और कागज़ इजाफी दे रहे हैं जिस पे वही चीज़ दोबारा से लिखी हुई और साइन करके वो अपने साथ घर ले जाए, फ्रेम करा के डेली उसे देखे कि उस पर क्या लिखा हुआ है, ताकि बाद में ये ना कहे जी टाइम कम था मैं क्या करता। हम तो इतनी एहतियात करते हैं कि एक एक चीज़ पढ़ लो ताकि बाद में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वो अगर उसकी बात लिखी भी मौजूद होगी, साइन हुई भी मौजूद होगी, तो उसका क्लेम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और अगर हवाई बात हुई होगी, ज़बानी तय हुआ होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक बच्चा आया, उसने जनाब एनरोल करवाया। अब जो टेस्ट में एनरोल करवा रहा है उसने कहा जी मैं सिर्फ टेस्ट देने आऊँगा, क्या मुझे लाइब्रेरी मिलेगी? फ्रंट ऑफिसर ने जिस बात में जोश खिताबत में कह दिया हाँ कोई मसला नहीं, आके लाइब्रेरी में बैठ जाना। अब ये हवाई बात है, बाद में बच्चा साबित नहीं कर सकेगा। आइडियली बच्चे को क्या चाहिए, लिख के दे दें। अब वो लिख के दे देगा तो बाद में मुकर नहीं सकता। तो सम टाइम क्या होता है कि जहाँ बात बहुत हवा में चल रही होती है, तो वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस का तरीका होता है कि आप सामने वाले बंदे से चीज़ें राइटिंग में ले लेते हैं, उसके बाद वो मुकरते नहीं हैं। फिर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिसमें बात ही जजमेंट की होती है। ये वाली इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है आपने अकाउंट्स में? उन्होंने कहा हमारा इरादा है कि इसको 2 साल बाद बेचेंगे।
इस वाली को शॉर्ट टर्म में क्यों डाला हुआ है? हमारा इरादा है 4 महीने में बेच देंगे। सेम तरह की इन्वेस्टमेंट, एक पे इरादा है तो वो लॉन्ग टर्म में चला गया और एक में इरादा है तो इरादे की रसीद होती है। आप कहेंगे भाई मीटिंग जिसमें तय हुआ उसके मिनट्स दिखाए, उन्होंने कहा मीटिंग में तय नहीं हुआ लेकिन हमने सोचा हुआ ऐसा है, तो फिर ऑर्डर के पास एक ही तरीका बच जाता है, भाईजान लिख के दे दो कि हमने ये सोचा हुआ है। तो समटाइम इंटेंशंस के ऊपर भी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोजर आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत अच्छा एविडेंस ये है कि जहां आपको डाउट हो, इन एडिशन टू अदर एविडेंस आप लोगों से लिखवा लें। ये अपने अंदर अकेला एविडेंस तो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी और एविडेंस को सपोर्ट करता है। अब कब लिखवाएं? 3 जगह, 3 जगह पे आप मैनेजमेंट से चीज़ें लिखवाएं। नंबर 1, जहां कोई स्टैंडर्ड कह दे कि मैनेजमेंट से लिखवा लो। रिलेटेड पार्टी पढ़ा, उसमें लिखा था मैनेजमेंट से लिखवा लेना। फ्रॉड पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा मैनेजमेंट से लिखवा लेना। सब्सीक्वेंट इवेंट पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है मैनेजमेंट से लिखवा लेना। तो एक जहां स्टैंडर्ड कह देगा वहां लिखवाएंगे मैनेजमेंट से। नंबर 2, जहां ऑडिटर की जजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट किसी भी इंटेंशन को वेरीफाई करने के लिए उसको कहती है, हम वो लिखवा लेंगे। और नंबर 3, सबसे ज़रूरी, 580 ने कहा कि आपने एंड ऑफ ऑडिट पे ओपिनियन देने से आखिरी पहले उनसे साइन करवा लेने कुछ चीज़ों पे। याद है हमने कहा था हम अपनी रिपोर्ट पे तब तक डेट नहीं डालेंगे जब तक हमें फुल एविडेंस नहीं मिल गया कि अकाउंट्स बनाने वाले ने अकाउंट्स बना लिए है और जिम्मेदारी लेने वालों ने जिम्मेदारी ले ली है। ऑडिट एंड पे पहुंच गया, मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, मैं मैनेजमेंट से कहूँगा लिख के दे दें आपने आज के दिन तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझे देनी थी, जो आपको मुझे देनी चाहिए थी, जो मैंने आपसे डिमांड की थी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दे दी है। अब आपके ज़िम्मे कुछ नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि एक लीगल केस चल रहा हो और ऑडिटर से अदालत पूछे भाई ये तुमने ये वाला एविडेंस क्यों नहीं लिया, वो कहे मुझे मैनेजमेंट ने दिया ही नहीं एविडेंस। वो कहेंगे ऑडिटर ने हमसे पूछा ही नहीं एविडेंस। तो आप उनसे लिखवा लें कि जो उनके ज़िम्मे था वो उन्होंने आपको लिख के दे दिए, अकाउंट्स बना चुके हैं और अब ये हैं वो फाइनेंशियल जो एंड पे वो ऑडिटर के हवाले कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ना एक जुमला लिखा होता है, वी हैव ऑडिटेड द अनेक्स्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वी हैव ऑडिटेड द अकम्पेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने नीचे दी गई फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया है। आप ये रिपोर्ट उन्हें दे दें, वो अकाउंट्स का पुराना सेट पकड़ के उसके साथ लगा के मार्केट में इशू कर दें। तो ऐसा नहीं होता। आप जब स्टार्ट में आते हैं आप उनसे लेते हैं ट्रायल, वो आपको अकाउंट्स की एक रफ शक्ल दिखाते हैं, एक ट्रायल दिखाते हैं, आप उस पर काम करते रहते हैं। ऑडिट के दौरान हो सकता है 200 चेंजेस आपने उसमें करवाई। अब आपने फाइनल जो ऑडिट की है वो अप्रूव हुए अपडेट हुए फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया है। तो आप ओपिनियन देने से पहले कहेंगे कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनल वर्जन दिखाएं। वो आपको एक फुल फाइनल वर्जन दिखाएंगे उसका, आप उस पर देखेंगे कि क्या वो सारी बातें आ रही हैं जो आपकी उनसे तय हुई थी। किताब में नहीं है, प्रैक्टिकली आप उस फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेट के हर सफ़े पे साइन करते हैं। एक कॉपी उन्हें देते हैं और एक कॉपी अपने पास रखते हैं कि कल को अगर उन्होंने पब्लिशिंग के वक्त कोई और फाइनेंशियल्स लगा दिए तो आप उन पे लीगल केस कर दें कि मैंने जिन अकाउंट्स को ऑडिट किया था वो ये हैं जिनके हर सफ़े पे मेरा साइन आ रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट से पहले दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। आप उनसे आखिरी फुल अपडेटेड अकाउंट्स पकड़ते हैं और उस दिन एक और कागज़ पकड़ते हैं जिसका नाम होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये लेटर कम से कम 2 चीज़ों पे बहुत ज़ोर देता है कि अकाउंट्स उन्होंने बना दिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी, अब उनके ज़िम्मे कुछ नहीं है। इस वाले में आप कुछ पुरानी वालों को रिकन्फर्म भी कर सकते हैं कि वो मैंने आपसे पूछा था वो भी अभी तक वैलिड है, वो वाली बात भी अभी तक वैलिड है। तो ये एक लेटर होता है जो बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक ये लेटर आपको ना मिले आप ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर ये लेटर आपको नहीं मिलेगा ना, ये हमेशा परवेसिव लेवल का मसला है। जब अकाउंट्स बनाने वाले उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे तो मैं कैसे ऑडिटर ज़िम्मेदारी ले लूँ। इसीलिए रिपोर्ट पे जुमला लिखा था कि मैं अपनी रिपोर्ट पे तब तक डेट नहीं डालता जब तक दोस्त जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं उन्होंने बना ना लिए हों और जिन्होंने ज़िम्मेदारी लेनी थी उन्होंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी। तो ऑडिट के एंड पे पूरे ऑडिट के 2 सबसे बड़े एविडेंस होते हैं आखिरी दिन वाले, तकरीबन साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुली अपडेटेड और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये 2 मिलते हैं तो आप रिपोर्ट दे देते हैं। आप एज नियर एज प्रैक्टिकेबल दोनों डेट्स रखते हैं। आज उन्होंने अकाउंट दे दी और 3 दिन बाद आपने रिपोर्ट दी तो अगले 3 दिन में अगर कोई चेंज आई तो फिर ऑडिटर बेचारा फंस जाएगा। ये बात समझ आई?
अभी रिटन रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है? ये लेटर फॉर्म में होता है। कौन किसको इशू करता है? मैनेजमेंट वाले ऑर्डर को इशू करते हैं। कब इशू करते हैं? एंड के करिए। इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया 2 बातें लाजमी होती हैं, उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स ने हमें बातें बताई हैं। आईकेप की किताब ने इसका एक फॉर्मेट लेटर दिया हुआ है। वो लेटर तो हमसे उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन हमारी किताब में लेटर डाला हुआ है। एंगेजमेंट लेटर का तो हमें फॉर्मेट नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन रिटन रिप्रेजेंटेशन का हमारी किताब में डाला हुआ है। और वो लेटर हम एंड ऑफ सिलेबस पे जब पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है, क्योंकि हमने वो सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए होते हैं, सिवाय वहाँ पे एक 250 स्टैंडर्ड है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। उसके अलावा बाकी सारे स्टैंडर्ड हम पढ़ चुके होते हैं, तो वो हमें समझ आ जाता है। तो ये बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है। इस पे एंड पे डिबेट होती है, जो आईकेएफ को बहुत पसंद है। अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन पे आपको रिलायंस ना हो, कब नहीं होती? जिनसे आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर मिली है, अगर वो लोग झूठे लोग हैं तो रिलायंस नहीं होती। या अगर उनकी तरफ से दिया गया रिटन एविडेंस किसी और एविडेंस के साथ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर उसे मैच कर रहा हो तो उसे कहते हैं corroborate कर रहा है, और अगर मैच ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट आ रहा है, इनकंसिस्टेंट है। अगर मैनेजमेंट ने मुझे लिख के दे दिया हमारे कोई लीगल केसेस नहीं है, और लीगल एडवाइज़र ने खत के जवाब में कहा 5 लीगल केसेस हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इस केस में हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को देखते हैं कि उन्होंने जान के तो नहीं 2 नंबरी की, उनकी तरफ से मिलने वाले बाकी एविडेंसेस को भी देखते हैं, और अगर हमें लगता है कि ठीक लोग नहीं हैं तो असूलन पर हमें ऑडिट छोड़ देना चाहिए। अगर तो ये डाउट हमें मिड ऑफ द ऑडिट पे हुआ है तो हमें ऑडिट फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, और अगर ये डाउट हमें बिल्कुल एंड पे वो कागज़ मिलते समय हुआ है तो विदड्रॉ करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो फिर क्या करें? डिस्क्लेमर देते हैं। किताब से पूछते हैं सारी इंग्लिश, छोटा सा स्टैंडर्ड है, 1-3 तो नहीं करते हैं। जज़ाकल्लाह। उफ, हसीन तरीन लिखाई में जो है ना आपको कुछ लिखा नज़र आ गया, लिख कर दे हैवी। उफ जी। अदर स्टैंडर्ड्स कुछ हैं, 550 रिलेटेड पार्टी, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 240 फ्रॉड, 250 नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। ये हमारे सिलेबस में कहीं डिस्कस नहीं होता। उसके अलावा कुछ अदर हैं जहां आप जजमेंट की बेस पर रिक्वायर कर सकते हैं, और जो मैंडेटरी हैं एंड पे वो 2 चीज़ें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली, ये 2 चीज़ें जिनका उन्होंने प्रेमाइज में वादा किया था, अब एंड पे कहते हैं कि लिख दो कि तुमने अपना पूरा वादा कर दिया है। ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगी ऑडिटर को, कुछ अनसॉलिसिटेड होंगी बगैर कहे, और ज़्यादातर क्या होंगी? स्पेसिफिक ऑडिटर ने कहा होगा मुझे ये लिख के आपसे चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन कब होती हैं? जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, मैनेजमेंट की इंटेंशन को समझना चाहते हैं, या आप किसी आइटम की कंप्लीटनेस चेक करना चाहते हैं। सच रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी एविडेंस तो देते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अपने अंदर नहीं है, यानी अकेले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बाकी एविडेंसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन किस किस्म का ऑडिट एविडेंस है, तो किताब ने थोड़ी सी ये लिखाई की हुई है। रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद फ्रेमवर्क, इंक्लूडिंग जो भी उसकी फेयर प्रेजेंटेशन वगैरह थी वो दे दी है। दूसरा, उन्होंने ऑडिटर को सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सेस प्रोवाइड कर दी है, और तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी हैं और फाइनेंशियल्स में प्रॉपर तरीके से दिखाई जा रही हैं। तो ये 2 चीज़ें लाजमी हैं, ये 2 परवेसिव लेवल का मामला है। इनमें से कोई चीज़ छोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी। जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है ना, उसमें इसको कहते हैं पैरा 10 और पैरा 11। तो पूरा स्टैंडर्ड बार बार कहता है कि बाकी जो मर्जी कर लो, पैरा 10-11 पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 10-11 पे कंप्रोमाइज़ हो गया तो कहानी फारेग है। इसकी फॉर्म क्या होगी? एक लेटर होगा, डेट क्या होगी? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कॉन्टेंट्स क्या होंगे? सी द फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर। आप फॉर्मेट देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि जनरल बात करनी है, दोनों पे बात करनी है, और फिर वो जो स्टैंडर्ड्स ने बताए हैं आपने, हर स्टैंडर्ड के ऊपर 1-1, 2-2 लाइंस लिखनी है। ये सामने इस वक्त स्लाइड पे जो आ रहा है स्टैंडर्ड में सबसे ज़रूरी है। स्टैंडर्ड के 90% सवाल यहीं से आए हैं। इस स्टैंडर्ड पे वो पेपर में सवाल बनाते हुए अक्सर एक ही तरह के जुमलों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अक्सर उन्हें क्या होता है, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन मिली होती है और कोई और ऐसा एविडेंस आ जाता है जो क्लैश कर जाता है, फिर आपसे कहते हैं बताओ हम क्या करें। तो यहाँ पे अगर ऑडिटर को कंसर्न हो कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यू या डिलीजेंस के बारे में,
ऑडिटर को देखना होगा कि क्या मैं फिर उनकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है बाकी एविडेंस के साथ, तो फिर देखना होगा कि हम किस तरीके से रिजॉल्व करें, और अगर अनरिजॉल्व रहें तो देखना होगा कि फिर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, कंपिटेंस भी करामत है या नहीं। यानी दो सूरतों पे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई नहीं करेंगे। नंबर 1 जहाँ वो झूठे हैं, नंबर 2 जहाँ उन्होंने जो बोला और जो असल एविडेंस है उसमें फ़र्क आ गया। उस फ़र्क के पीछे जाके देखें, अगर वो फ़र्क इसी वजह से है तो फिर आप दोबारा से कंसिडर करें कि उनकी कंपिटेंस, इंटेग्रिटी पे जो आपने सोचा था, क्या वो वाकई झूठे लोग तो नहीं। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपने उनसे कहा मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे और मैनेजमेंट वाले नहीं प्रोवाइड करें, डिस्कस करें मैटर मैनेजमेंट के साथ, नहीं प्रोवाइड करें, मशकूक हो जाएं, रीवैल्यूएट करें इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एवेल्यूएट करें कि इसका आपके ऑडिट के बाकी एविडेंसेस की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अब इसकी बेस पे एक एक्शन लें। जो पॉसिबल एक्शन आपको लग रहा है ओपिनियन पे आप वो ले लें। अगर आपको परवेसिव लेवल का मसला नज़र आ रहा है, बेशक डिस्क्लेमर की तरफ चले जाएँ। दरमियाना मसला नज़र आ रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ जाना चाहें चले जाएँ। तो ये वाली चीज़ आई के अपने कई दफ़ा पूछी है कि अगर आपको डाउट हो इंटेग्रिटी पे, या अगर एविडेंस में कोई क्लैश आ जाए तो आप उसको किस तरह से करेंगे। अगेन उसकी गहराई में जाएंगे तो मेरे स्कोप से बाहर चली जाएगी बात, चूँकि हमने स्पेशलाइज सेशन ड्राफ्टिंग का रखा हुआ है। तो ड्राफ्टिंग में आप देखेंगे कि 580 में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ताकि आप उसको सही से देख सकें। यहाँ हम अपने उसी पसंदीदा इवेंट की तरफ जाएंगे, ब्रेक, जिसमें आपको बड़ा अच्छा सा लगता है। और ब्रेक में जाते हुए आपने क्या करना होता है, मुझे नहीं रोकना होता। कल मैं तेज़ी से निकल रहा था, एक भाई पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने कहा सर एक बात है, मैंने कहा आपने कुछ गलती की, आप सोचें। उन्हें नहीं समझ आ रही थी, फिर रास्ते में दोबारा उन्होंने रोका, मैंने कहा किसी और से पूछा आप क्या गलत कर रहे हैं, उन्हें फिर भी नहीं समझ आ रही थी। तो ब्रेक में जाते हुए आपने मुझे नहीं रोकना। 3:35 हो रहे हैं, 3:45 पर दोबारा इकट्ठे होते हैं और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। वेलकम बैक। और आज मैंने नोट किया कि काफ़ी सारे लोग बाहर निकले, तो ये अच्छा किया, एक दफ़ा वाकई हल्का सा बाहर निकल लिया करें। एनवायरनमेंट बदल के ज़रा थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। मतलब बाहर गए, मुंह पे छींटा मारा, वापस आ गए, बाहर गए, कैंटीन तक गए, उसने चाय बनाने का कहा, जब तक चाय उन्होंने बनानी है तब तक आपने वापस आ जाना है। तो कैंटीन जाके कुछ चिप्स वगैरह खा लिए है, या जो है वो ऐसे ही गोल गोल घूम गए। फ्रंट ऑफिस पे जाके उनसे पूछ लिया, हाँ भाई कोई प्री एनरोलमेंट की क्या कहानी है, अच्छा बताओ कि क्या चक्कर। ऑडिट वालों ने कहा है, ऑडिट वाले तो बस जाते हुए पंछी हैं, अनलेस कि आप लोग FR1 के साथ ऑडिट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऑडिट वालों को एक बात ज़रूर बताई जा सकती है, अगर आपने आखिरी पेपर दे रहे हैं और अभी तक PP नहीं उठाया तो आपने बहुत जुल्म कर दिया है। हम पूरे सेशन बार बार रिमाइंडर्स देते रहते हैं। इस दफ़ा तो बीच में एक अजीब सा बैच भी स्टार्ट किए, इवन उसमें सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन उन बच्चों को जिनको क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट हो उनको टाइम से बताएं और उनको कहें कि आ जाओ भाई तुम अपना PP स्टार्ट कर लो, बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो पेपर देने के फ़ौरन बाद आपने डिफरेंट कॉलेजेस विजिट करने और देखना है, जहाँ पे भी PP का नया बैच स्टार्ट हो रहा हो आपने वहाँ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपके पास बड़ा कैलकुलेटेड सा टाइम होगा। रिजल्ट आने के बाद जब आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे होंगे तो कुछ फॉर्म्स अगर आपसे कहेंगी कि हमें अपना कैफ कंप्लीट का स्टेटस दिखाओ, तो बगैर PPE के आपका कैफ का स्टेटस कंप्लीट नहीं होता। कभी कभार कुछ फर्म्स थोड़ा सा वो कह देती हैं अच्छा चलें आप कॉलेज से हमें लिखवा के ला के दे दें कि अभी वो आपको पढ़ा रहे हैं और 1 आध महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो जब आपका वो ख़त्म हो जाए तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। लेकिन ज़्यादातर फर्म्स के पास एक ईजी बहाना आ जाएगा आपको रिजेक्ट करने का कि जी आप लोगों ने तो अभी तक अपना हैंड्स ऑन कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। तो जिनकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, पेपरों के बाद ठंड नहीं मचानी, फ़ौरन से ढूंढना है कि कहीं से भी मिल जाए, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको स्टार्ट कर देना है। जी मुझे लगा कि शायद कोई रेलेवेंट सवाल, लॉजिकल सवाल आने वाला है। तो एग्जाम्ट है तो वो नहीं देना ना उसने, नहीं, लेकिन वो एग्जाम्ट किसे कहते हैं? जिनके लिए करना ज़रूरी नहीं होता। वो खाली कैफ के लिए नहीं होता, वैसे अपने आगे पर्सनल के लिए ज़रूरी होता है। जी पर्सनल के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त मैं आपके पेपरों के करीब इस वक्त आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के टॉपिक को इस वक्त नहीं वो करूँगा। आप लोग पेपर दे के आ जाएँ। ऑडिट का पेपर आपका लास्ट पेपर होगा, लेकिन हम एहतियात करके एक दिन और गुजारते हैं। तो जिस दिन आखिरी पेपर होता है कैप का, उस दिन यहाँ पे फिर हम एक फॉर्म का इंडक्शन सेशन करते हैं, काउंसलिंग सेशन करते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। आपको लोगों से मिलवाते हैं, उनसे पूछवाते हैं कि जी क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, पिछली दफ़ा के स्टैट शेयर करते हैं, फर्म और इंडस्ट्री की आपस में जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर बात करते हैं। बिग 4 में जाएँ, अदर जगह जाएँ, जो अदर जगह जाते हैं क्या वो मर जाते हैं या नहीं, उनके बारे में सारी गाइडेंस
तो ये बड़ा थोरो सेशन होता है, लेकिन ये अभी नहीं, पेपरों के फ़ौरन बाद। तो इस वक्त का हमारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 580 क्या होता है। एक भाई फिर भी कुछ कहना चाहते हैं जी। जी, वो एक ही दिन के फासले से ऑनलाइन भी अपलोड हो जाता है। SBI, आप लोग ना SBI के YouTube से अगर कनेक्टेड रहें तो हम लोग सेशन भर में कोई 10-12 तरह के अलग अलग काउंसलिंग इवेंट्स करा रहे होते हैं। रिजल्ट के ऊपर काउंसलिंग, इंडक्शन के करीब काउंसलिंग, सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर काउंसलिंग, हैंड्स ऑन कोर्स वगैरह कब करने चाहिए, तो अलग अलग तरह के हम अलग अलग सेशंस कर रहे होते हैं। इवन रमज़ान में कैसे पढ़ना है उस तक के ऊपर काउंसलिंग। तो अगर आप हमारे YouTube से कनेक्टेड रहें, आप अगर YouTube पे जाके SBI सर्च करें, पहला रिजल्ट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड रिजल्ट आएगा स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप बार बार सर्च करके हमारे नाम पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह पहले नंबर पे हमारा नाम आएगा। पिछले दोनों मेरे सर्च पे तो पहले हमारा कॉलेज आया, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, लेकिन शायद मेरे अपने ID से 2-3 दफ़ा पहले सर्च हुई थी। तो पता नहीं इस वक्त क्या होता है, आप स्कूल ऑफ SBI सर्च करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले आता है या स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस पहले आता है? स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। चलें, आप तजर्बा कीजिएगा। खैर, जब आप तजर्बा करेंगे ना तो आपने SBI पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे वो एक घंटी का निशान बना हुआ होता है, वो क्या, वो सब्सक्राइब। हाँ, तो सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप कभी रैंडम भी बैठे होंगे ना तो एक ऐसी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जी रमज़ान के ऊपर गाइडेंस सेशन आया है। एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जो जिन लोगों को फॉर्म नहीं मिल रही उनसे रिलेटेड इस तरह से, या फलाना स्किल के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक छोटा सा एक्टिविटी होने लगी है। तो रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हम कराते रहते हैं, तो हम उसको यूट्यूब पे डालते भी रहते हैं, वापस इधर आते हैं। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों के लिए ज़रा बेहतर है। घंटी का मतलब ये होता है कि उसकी नोटिफिकेशन आपको लाजमी आए मेरे ख्याल में, या कुछ और मतलब होता है? यही मतलब होता है। सब्सीक्वेंट इवेंट, बाद में आने वाले इवेंट्स, हम बात करने लगे हैं ईयर एंड के बाद की। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑडिटर ज़्यादातर ऑडिट करता ही ईयर एंड के बाद है, और जिस वक्त वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करता है और जिस वक्त यूज़र्स के हाथ में ऑडिट रिपोर्ट आती है तब तक ईयर एंड हुए तकरीबन 3.5-4 महीने हो चुके होते हैं। और इन 3.5-4 महीने में बहुत सारे और वाक़यात भी हो चुके होते हैं। और अगर हम बाय लॉ बात करें तो असूलन 30 जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब तक की चीज़ें आनी चाहिए? 30 जून तक की। तो प्रॉब्लम ये है कि 30 जून के बाद अगर कुछ बड़ी बड़ी चेंजेस हुई हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि यूज़र्स को अकाउंट्स मिलते मिलते 3-3.5-4 महीने लग जाएंगे। तो ऐसे में फिर एक हमारा स्टैंडर्ड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ हमें 3 ऑफ करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। एक स्टैंडर्ड IAS 10 जिसको हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ऑडिट की ज़बान में इसे सब्सीक्वेंट इवेंट कहा जाता है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की ज़बान में इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट 2 तरह के हो सकते हैं, IAS 10 ने बताया, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस वक्त मेरे सामने जो लोग हैं सबको IAS 10 आता है, तो मैं थोड़ा सा क्विकली उसको वो कर दूं। IAS 10 ने ये कहा कि जब ईयर एंड गुजर जाए तो ईयर एंड के बाद कुछ आपके सामने मामलात आएंगे, कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो ईयर एंड पे आपको लग रहा था कि हाँ भाई ये किसी भी वक्त हो सकते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस मौजूद थी। और कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो ईयर एंड पे उनका कोई दूर दूर तक तस्करा ही नहीं था। भाई ईयर एंड पे एक लीगल केस चल रहा था अदालत में, 30 जून पे लीगल केस चल रहा था, तो 30 जून पे उसकी जो लाइबिलिटी बुक करें या ना करें कंफर्म नहीं था। ईयर एंड के 15 दिन बाद केस आप हार गए, तो आपको पता लग गया कि 30 जून पे हमारी लाइबिलिटी थी, हमें नहीं पता था, पता लग गया है। 30 जून पे आपने अपने वैल्यूअर को कहा था मई में वैल्यूएशन करने का, वैल्यूअर के पास टाइम नहीं था, उसने जून में वैल्यूएशन शुरू की। 30 जून पे वैल्यूएशन की रिपोर्ट नहीं आई थी। 30 जून पे बिल्डिंग की वैल्यू के ऊपर अभी वो वर्किंग कर रहा था, उसने रिपोर्ट दी 5 जुलाई को। तो रिपोर्ट दी है 5 जुलाई को, लेकिन 30 जून पे देयर वाज अ डाउट कि ये रिपोर्ट आने वाली है। तो अगर ईयर एंड की डेट पे आपको लग रहा हो कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से बाद में आने वाला इवेंट उन कंडीशंस को रेजोनेट कर रहा हो, कि आपको पता था कि हाँ भाई ये चेंज हो सकता है, तो वो बन जाते हैं हमारे एडजस्टिंग इवेंट। और जो बिल्कुल ही स्टैंड अलोन इवेंट होता है, ईयर एंड से 5 दिन बाद बिल्डिंग जल गई। अब ईयर एंड पे ऐसा नहीं है कि आप कहें सर ईयर एंड पे माचिस भी एग्जिस्ट कर रही थी, वो तेल की बोतल भी एग्जिस्ट कर रही थी, वो इंसान भी एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी सोच भी एग्जिस्ट कर रही थी, कर रही होगी, हमें नहीं पता था। उनके बारे में हमें ईयर एंड पे पता था कि ये वो चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं। और इधर हमने 30 जून पे जब बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई तो हमें नहीं पता था कि 5 दिन बाद आग लग सकती है। तो जो
जिन इवेंट्स की कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है उनको एडजस्टिंग कहते हैं, और जिनकी नहीं एग्जिस्ट कर रही होती, अजम्पशन ये है कि हम हमेशा मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल बात नहीं हो रही है इस वक्त। तो स्टैंडर्ड IAS 10 ये कहता है कि जो एडजस्टिंग इवेंट है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का क्या मतलब है? एंट्री रिकॉर्ड करो, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करो, उसके प्लस माइनस को दिखाओ अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इंपॉर्टेंट है, लेकिन 30 जून पे बिल्डिंग 700 मिलियन की थी, 5 जुलाई को 300 मिलियन की बिल्डिंग में आग लग गई है। जिस दिन जो अकाउंट्स पकड़ के फैसला कर रहा होगा उस दिन कंपनी के एसेट 400 मिलियन के ही होने हैं, लेकिन अकाउंट्स पे लिखा होगा कि किस दिन के बने हुए। तो अगर हम कह दें कि 30 जून पे 400 मिलियन की एसेट, गलत है। और हम सिरे से जिक्र ना करें और कहें 700 मिलियन के एसेट हैं, जबकि आपको खुद भी पता है कि 300 के तो जल चुके हैं, तो करेंगे क्या? फाइनेंशियल में एसेट दिखा देंगे पूरे 700 मिलियन पे, राइटिंग में एक नोट दे देंगे, जिस नोट में लिख देंगे कि ईयर एंड से 5 दिन बाद एक बड़ी खतरनाक आग लगी थी, उसमें 300 मिलियन के एसेट्स जल गए हैं। तो जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं उनकी डेबिट क्रेडिट नहीं करना होता, नैरेटिव नोट देना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। और जो एडजस्टिंग इवेंट है उन्हें एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट मतलब उसका डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। बात समझ आई? ये सारी जिम्मेदारी है अकाउंटेंट्स की। हम कौन है? ऑडिटर। अगर अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो मैं कह दूंगा ना मटेरियल में स्टेटमेंट, वो नहीं करेगा तो मैं कहूँगा ना करो, वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं दोषावत गवर्नेंस के पास जाऊँगा ना, मटेरियल इशू होगा तो कुछ और ओपिनियन दूंगा, परवेसिव होगा तो कुछ और दूंगा। तो ये जो हम स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसने थोड़ा सा तस्करा किया IAS 10 का, और अब वो बता रहा है कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। तो आपको दिल पे हाथ रख के मेरी अगली गंदी डायग्राम देखनी पड़ेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रेगुलर क्लास में ना ये अलग अलग रंग से लिखी होती है और उसको टीवी पे चलाते हैं तो ज़रा साफ नज़र भी आती है। तो मैंने फिर इसके रंग गायब करके इसे ब्लैक किया, फिर इसे बोल्ड किया, इसके ऊपर काफ़ी फनकारी की। इतनी देर में मैं खुद से नई प्यारी सी डायग्राम बना सकता था, लेकिन जो देसी चीज़ का इम्पैक्ट है ना, जो अपने हाथ की लिखाई है वो अपने आप को ही समझ नहीं जी, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, धुंधला तो नहीं है? ठीक है। पढ़ा इसलिए नहीं जा रहा कि राइटिंग गंदी है, इसलिए तो नहीं जा रहा कि रोशनी इस पर पड़ रही है। ठीक है, रोशनी बंद करके भी नहीं पढ़ा जाएगा। इतने करीब वाले बच्चे कह रहे हैं, तो दूर वाले तो बेचारे जो है ना। ठीक है जी, ये 1 ऑफ करके देखिए ज़रा। विजिबिलिटी बेहतर हुई, अंडरस्टैंडेबिलिटी बेहतर नहीं हुई। ट्रू है लेकिन फेयर नहीं है। जो है वो सही है लेकिन ये यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बात करता है। तो ये 1 ऑन कर दें ज़रा, मतलब जो है ना, फिर बाद में देख लेते हैं। ऑल दो वैसे ये पढ़ा जा रहा होगा, ये एम जो है ना ज़रा थोड़ा सा चाह रहे हैं कि मैं इनको अंधेरे में ले जाऊँ, तो अंधेरे में नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स को उजाले में रखना चाहता हूँ, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। IAS 10 फजूल अकाउंटिंग का IAS 10। मुझे तो गुस्सा है ना, मेरा तो विलन है अकाउंटिंग, मेरा तो सब्जेक्ट लोग नहीं पढ़ते अकाउंटिंग की मोहब्बत में, तो एक फजूल सब्जेक्ट का फजूल है। चलें, अकाउंटिंग नाम का एक अजीम सब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक अजीम अकाउंटेंट की इंतहाई छोटी सी जिम्मेदारी यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, और एक छोटा सा गरीब सब्जेक्ट का ऑडिट की जिम्मेदारी यहाँ से लेके यहाँ तक चलते 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 इधर से भी आगे चली जाती है। तो आप अकाउंटिंग में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ऑडिट में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अकाउंटेंट ने IAS 10 की जिम्मेदारी कहाँ तक दी है? ये अब ऊपर कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ईयर एंड होता है। हमारे एग्जांपल में ये है जून 30, 2021। फिर एक डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिस दिन मैनेजमेंट वाले वो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको देते हैं। डेट ऑफ अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी एग्जांपल में है सितंबर 28, 2021। फिर एक ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, याद है, उनसे अकाउंट्स लेने के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल दे दो उन्हें रिपोर्ट। ये 28 था, ये बन गया 29। ये है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर एक डेट आती है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन सी डेट होती है?
जब आपकी रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, जब सब लोगों के हाथ में आ जाती है रिपोर्ट और सब लोग उसको देख के अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो 4 डेट्स इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग डेट यानी कि ईयर एंड को कहते हैं। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस दिन मैनेजमेंट के बड़े उसके ऊपर साइन कर देते हैं, उसको कहते हैं। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसको जब ऑडिटर साइन कर देता है सारे एविडेंस मिलने के बाद। और डेट ऑफ इशुएंस, जब फाइनेंशियल इशू हो गए। इस स्टैंडर्ड ने हमें 3 फेजेस की जिम्मेदारी बताई है। ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान हमारी क्या जिम्मेदारी है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से डेट ऑफ इशुएंस के दरमियान क्या जिम्मेदारी है, और डेट ऑफ इशुएंस से आगे क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड। अब आप ये देखिए कि अकाउंटेंट की जिम्मेदारी यहाँ तक है। IAS 10 में आपने पढ़ा होगा कि ईयर एंड से लेके जिस दिन आप अकाउंट्स को साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, जब चंद बड़े इसको अप्रूव कर देते हैं, तब तक की जिम्मेदारी है। ज़्यादा अल्फाज तो उन्होंने समझाया कि सब बड़े अप्रूव करने का मुराद वो दिन नहीं है जब AGM पे मेंबर अप्रूव करते हैं, वो दिन है जब कंपनी के बड़े उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। यानी कि जिस दिन डायरेक्टर्स वगैरह साइन कर देते हैं, वो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। तो IAS 10 वाले अकाउंटेंट की जिम्मेदारी यहाँ तक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहाँ से यहाँ तक एक्टिव जिम्मेदारी है। स्टैंडर्ड ने हमें फिर पाबंद किया है। उन्होंने कहा भाई ईयर एंड के बाद से ऑडिटर अलर्ट रहे, जब तक उसने अपनी रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट का मतलब है मैंने इस दिन तक काम किया है, उस वक्त तक के सब्सीक्वेंट इवेंट्स को आपने बड़ा अलर्टली देखना है। जैसे ही कोई सब्सीक्वेंट इवेंट आपको नजर आए, फौरन से मैनेजमेंट के पास गए और उनसे कहा भाई मुझे नजर आया, तुम्हें नजर आया? उन्होंने कहा हाँ भाई, फिर IAS 10 के मुताबिक कर रहे हो ना ट्रीटमेंट? हाँ जी कर रहे हैं। फिर उस इवेंट को समझेंगे कि वो एडजस्टिंग है, या फिर उनसे कहेंगे इसको ठीक करो। अगर एडजस्टिंग है और वो डिस्क्लोज कर दें तो भी गलत, नॉन एडजस्टिंग है और वो एडजस्ट कर दें, अगर वो IAS 10 के मुताबिक है और वो उसको इग्नोर कर दें तो भी गलत। तो इस दौरान मुझे जो मिलेगा, मैं उनके पास जाके उन्हें कहूँगा भाई ये सब्सीक्वेंट इवेंट है। ये बात समझ आ रही है? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहते हैं एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ख़ास तौर पे ढूंढना है और अगर मिल जाए तो डिस्क्लोज या एडजस्ट करवाना है। ये है आपकी जिम्मेदारी इस वाले में। किताब आपको बताती है कि इस दौरान आप कुछ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से भी चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं। भाई ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री थी, ईयर एंड के बाद जब उसकी NRV मैंने चेक की, ईयर एंड के बाद की सेल से मुझे पता लग जाएगा कि NRV क्या है, तो मैं ईयर एंड पे लोअर ऑफ कॉस्ट NRV की कैलकुलेशन चेंज करके अमाउंट चेंज कर दूंगा। ईयर एंड के 10 दिन बाद लीगल केस हार गए, तो जो लीगल केसेस पे काम कर रहा है वो ईयर एंड के बाद के केसेस भी देख रहा होता है। तो जो बैंक को ऑडिट कर रहा होता है, तो ईयर एंड पे कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट उसमें क्लैश आ जाता है। क्यों क्लैश आ जाता है? आपने एक चेक बैंक भेजा और फ़ौरन से डेबिट कर दिया अपनी कैश बुक में, जबकि बैंक उसे क्लियर करेगा 2 दिन बाद, 30 जून आ गया, आपने बैंक बढ़ा दिया, बैंक स्टेटमेंट में वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, आपका और बैंक का डिफरेंस आ गया। एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं अकाउंटेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसमें अनप्रेजेंटेड अनक्लियर चेक्स। तो जो बैंक के एरिया पे काम कर रहा होगा, ये लाजिम है कि ईयर एंड के बाद के अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर चेक्स का स्टेटस देखे बाद में। तो गौर से देखिए, तो इन्वेंट्री वाले ने भी ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम कर लिया, लिटिगेशन वाले ने भी सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम कर लिया, और इसने भी सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम कर लिया जो बैंक को देख रहा था। तो कुछ तो सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम नॉर्मल प्रोसीजर से हो जाएगा, कुछ आपने अलग से ढूंढने हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कैसे ढूंढेंगे? सब्सिक्वेंट इवेंट कहाँ पे मिलेगा, हमें कैसे पता लगेगा? ईयर एंड के बाद होने वाले बड़े बड़े वाकयात को देख लें, और बैंक स्टेटमेंट में देख लें कुछ एबनॉर्मल प्लस माइनस हो रहे हो या कोई एरर वगैरह रेक्टिफाई हो रहा हो। मिनट्स पढ़ लें, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स पढ़ लें, डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स पढ़ लें। मैनेजमेंट कुछ आपको खुद भी बता देगी कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद वाले, यानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें 3 महीने बाद के, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट हुई हो जो मेन में नहीं है, तो आप पूछेंगे क्या, वो कहेंगे जी बाद में हुआ था। लीगल एडवाइज़र से पूछ लें लीगल केसेस का क्या बना। जहाँ जहाँ सेमी फिनिश इन्फॉर्मेशन थी ईयर एंड पे, जहाँ जहाँ आपने प्रोविजंस रिकॉर्ड की थी, जहाँ जहाँ डाउट्स थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कंपनी की पॉलिसी है कि 30 दिनों में लोग पेमेंट करते हैं। तो ईयर एंड पे कुछ ऐसे लोग थे जिनको 45 दिन हो गए थे पेमेंट नहीं की थी, तो कंपनी ने कहा 50% चांस है कि नहीं देंगे। बट अब तो 3 मजीद महीने गुजर चुके हैं, अब तो 100% हो गया होगा चांस, तो शायद इनसे पूछें तो ये राइट ऑफ करने के मूड में हो।
तो जो जो ईयर एंड पे सेमी फिनिश इन्फॉर्मेशन थी उसके पीछे जाएं, उसको सेट करवाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करवाएं। तो आपने पहले फेज़ में एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कुछ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाने और कुछ खास तौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढने वाले प्रोसीजर लगाने, और अगर मिल जाए तो डिस्क्लोज या ये करवाने, और अगर ना करें तो 705 वाला फ्लो चार्ट चला देना। मटेरियल है तो क्या करेंगे, परवेसिव है तो क्या करेंगे। पहला फेज समझ आया। अगले फेज में दाखिल होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है मैं अपनी रिपोर्ट पे डेट डाल चुका। अब हो सकता है ये रिपोर्ट या तो मेरे ऑफिस पड़ी है या ये रिपोर्ट मैं दे चुका हूँ क्लाइंट को। शेयर होल्डर को तो बहुत बाद में मिलेगी ना, अभी तो मैं क्लाइंट को दूंगा, फिर वो एजीएम कॉल करवाएंगे, फिर मेंबर इकट्ठे होंगे, फिर अप्रूव करेंगे तो इश्यू होगी। तो या मेरे पास रिपोर्ट है या उनके पास है, लेकिन ये तय है कि मैं साइन कर सकूँ। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किया और मरी चला गया, 4 महीने के लिए फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं होगा। ऑडिटर ज़िंदा होगा, दुनिया में मौजूद होगा, उसको पता लग रहा होगा कि क्या क्या है। हाँ, लेकिन उतना जज्बातियों की ढूंढना नहीं है जैसे यहाँ ढूंढ रहे थे, उतना नहीं ढूंढना। ढूंढना नहीं है, मगर अगर मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं है। आपने नहीं ढूंढना, लेकिन क्लाइंट आपको कॉल करके कह भाईजान सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया है। अब आपने इग्नोर नहीं करना, अब आपको पता लग गया है। आपने ढूंढा नहीं था, लेकिन अब चूंकि आपको पता लग गया तो आपकी जिम्मेदारी बन गई है। इसको हम कहते हैं एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस फेज को हम कहते हैं पैसिव। आपने अलग से ढूंढना नहीं है, लेकिन अगर समहाउ किसी ना किसी तरीके से आपको खबर मिल जाए कि ये कुछ हुआ था, तो फिर अब आपने उसके ऊपर काम करना है। अब करना क्या है वो स्टेप तो आपको पता है। अब एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, मान जाए तो क्या करना है, नहीं माने तो क्या करना है। बस स्टैंडर्ड बताना चाह रहे हैं इस फेज़ में आपकी क्या जिम्मेदारी है। रिपोर्ट आप बना चुके हैं, रिपोर्ट के बाद आपकी असल में जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सब्सिक्वेंट इवेंट आपके पास आया। अब सब्सिक्वेंट इवेंट की बेस पे मैं मैनेजमेंट से कहूँ कि अकाउंट्स एडजस्ट करो। कौन से अकाउंट्स एडजस्ट करो? जिसको वो साइन करके हमें दे चुके हैं। इसका मतलब उनके अकाउंट्स वापस दे दूँ उन्हें, उनसे को इसको एडजस्ट करो। जब उसको एडजस्ट करेंगे तो मैं कहूँगा दोबारा साइन करो। अब जब वो साइन करेंगे तो वो तो यहाँ की डेट डल जाएगी। मेरी रिपोर्ट पे डेट डली हुई है 29 सितंबर की, वो मुझे दे देंगे 5 अक्टूबर की तारीख। तो जब अकाउंट्स 5 अक्टूबर के बने हुए हैं तो फिर मुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी रिवाइज करनी पड़ जाएगी। मैं ऑडिट रिपोर्ट पे डाल दूंगा 6 अक्टूबर की डेट। जैसे ही मैं 6 अक्टूबर की डेट डालूंगा, ये जब ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ये लाइन उठ के आ जाएगी 6 अक्टूबर तक। तो जो जुमला लिखा हुआ है ये भी आगे तक आ जाएगा। इसका मतलब है जो कुछ मैं यहाँ कर रहा था वो 6 तारीख तक एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, अगर लॉ ने अलाउ कर दी है, नॉर्मली लॉ अलाउ नहीं करता, अगर लॉ ने अलाउ कर दी है कि आप अपनी रिपोर्ट के बाद खाली सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम करो, तो मैनेजमेंट वाले अकाउंट्स में सिर्फ एक जगह चेंज कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट वाले पॉइंट पे। और मैं अपनी रिपोर्ट में किसी और चीज़ पे दोबारा प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा। मैं ये पूरी की पूरी डेट उठा के आगे नहीं लेके जाऊंगा। मैं सारे काम यहाँ कर चुका हूँ। अब ये इस 6 अक्टूबर को मैं सिर्फ एक उस इवेंट पे काम कर रहा हूँ। और अब जब मैं ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करूंगा तो सिर्फ उसमें 6 अक्टूबर तक एक ही रिवीजन होगी उस इवेंट को लेके। तो ये 2 ऑप्शन स्टैंडर्ड ने दिए हैं। अगर लॉ रोक दे आपको कि एक आध पे नहीं, आपने सारे पे काम करना होगा, तो फिर मैनेजमेंट वाले पूरे अकाउंट्स रिवाइज करेंगे और मैं फिर अपनी पूरी रिपोर्ट रिवाइज करके ये लाइन आगे ले जाके ये सारे स्टेप्स को रेप्लिकेट करूंगा 6 अक्टूबर तक। और अगर मुझे इजाज़त मिल गई, लॉ ने उन्हें सिलेक्टेड अमेंडमेंट की इजाज़त दे दी और मुझे सिलेक्टेड रिपोर्ट की इजाज़त दे दी, तो सियाना ऑडिटर सारे अपने ये वाले प्रोसीजर रिपीट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट पे अलग से प्रोसीजर लगाएगा। उस केस में स्टैंडर्ड ने आपको अलाउ किया है कि आप एक रिपोर्ट पे 2 डेट्स डाल सकते हैं। डुअल डेटिंग कहते हैं इसे। आप अपनी रिपोर्ट पे डेट डाल देंगे 29 सितंबर, ब्रैकेट में लगेंगे एक्सेप्ट फाइनेंशियल्स का नोट नंबर 37.1 जिसके ऊपर मेरे प्रोसीजर 6 अक्टूबर तक हैं। ये काम आप कहाँ कर सकते हैं? जहाँ डेट लिखी है डेट के साथ बता दें, या डेट के साथ एक अदर मैटर पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दें, या जिस फाइनेंशियल के नोट में उन्होंने कहा है कि अकाउंट्स इस दिन अप्रूव हो गए और उसके बाद ये चीज़ ऐसे, उसको हाईलाइट कर दें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। लेकिन प्रोसीजर क्या लगाने हैं? प्रोसीजर वही है कि अगर एडजस्टिंग है तो एडजस्ट करवाएं, नॉन एडजस्टिंग है तो
डिस्क्लोज़ करवाएं। यहाँ तक बात समझ आई? लेकिन अभी भी एक मसला है, इस डेट से इस डेट के दरमियान दो सिचुएशन हो सकती है, या मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में अभी तक मैंने दी नहीं थी उन्हें, या उनके हाथ में जा चुकी है। अगर मेरी रिपोर्ट मेरे अपने हाथ में थी, मैंने उनसे फाइनेंशियल्स लिए, मैंने साइन कर दिए, मैंने उनसे कहा कि जी वो आज जुम्मा है, मैंने साइन कर दी है, तो अब आप लोगों को डिलीवर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी वीकेंड है, शाम का वक्त है, फ्राइडे, और आपको पता है मंडे ट्यूसडे को 9-10 मुहर्रम है, तो एक काम करें वेडनेसडे को दे दें हमें रिपोर्ट। मैंने साइन कर दिया जुम्मे को, मैं डेट डाल चुका हूँ जुम्मे की, मैं उनको हैंड ओवर कब कर रहा हूँ? वेडनेसडे को। तो दिस कैन हैपन कि इन दो तारीखों के दरमियान कुछ ऐसे दिन हों जिसमें रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। स्टैंडर्ड कहता है अगर रिपोर्ट तुम्हारे पास पड़ी है और सब्सीक्वेंट इवेंट का इस तरह का कोई मामला हो जाता है, रोक लो रिपोर्ट, इशू ही मत करो उन्हें जब तक तुम्हें वो रिवाइज अकाउंट बना के ना भेज दें, अगर मेरे हाथ में रिपोर्ट है। ऑप्शन 2, अगर उनके पास है तो मैं उन्हें कहूँगा कि भाई तुम अकाउंट्स चेंज करो, मेरी रिपोर्ट मुझे वापस करो, मैं तुम्हें रिवाइज रिपोर्ट दूंगा, तुम रिवाइज अकाउंट्स और रिवाइज रिपोर्ट उठा के इशू करना। वार्निंग दे देनी है उन्हें कि अगर मेरे से पूछे बगैर ऐसा किया, इशू कर दी, तो मैं लीगल एक्शन ले लूँगा तुम्हारे खिलाफ। तो इस फेज़ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम नीचे वाली बातें बताएं कि अकाउंट्स एडजस्ट वगैरह क्या, बस ये बताना है कि इस फेज़ में हमारी क्या मेन जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी समझ आई? स्टैंडर्ड की बाउंड्रीज और बढ़ी। उसने कहा डेट ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ इशुएंस कौन सी डेट है भला? जब आवाम के पास आ गए हैं, प्रिंट हो गए हैं, दुनिया हर बंदा उस पर रख के पकौड़े खा सकता है, मतलब इस हद तक पब्लिक हो गए हैं कि अब हर बंदे की रेंज में है। अब इसका मतलब है कि अब इतने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। तो इस डेट के बाद से ऑडिटर ने कोई जिम्मेदारी नहीं अदा करनी, ढूंढना नहीं है, ओहो कॉमे के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, मगर अगर मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं है। तो निहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि इसके बाद भी ऑडिटर की पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें भी अगर ऑडिटर को कोई आगे बता दे तो ऑडिटर पाबंद है कि उसके ऊपर एक्शंस लेगा। अगेन यहाँ के एक्शन होंगे, रिपोर्ट किसके पास है? अकाउंट्स भी दुनिया के पास है, रिपोर्ट भी दुनिया के पास। अब आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि तमाम लोगों को बाखबर करें, उन्हें बताएं कि उनके हाथ में मौजूद अकाउंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट अब कारआमद नहीं है, खबरदार जो उन पे किसी ने भरोसा किया। और अगर वो लोगों को नहीं बताएं तो आप उन पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड पूरा हमारी किताब में नहीं है, अदरवाइज ओरिजिनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप देखो कि आपके मुल्क में क्या क्या तरीके हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करने के, इंक्लूडिंग अगर आप किसी इनफॉर्मल वे को यूज़ करना चाहते हैं, हिंट देना चाह रहे हैं, आप फेसबुक पे डाल दें, आप व्हाट्सएप पे डाल दें, स्टेटस पे लगा दें, स्टोरी पे लगा दें, रील चला दें। क्यों पागल हो गया ऑडिटर? अकाउंट्स में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ है जो होनी चाहिए चेंज और नहीं रिकॉर्ड हुई हुई, और यूज़र अभी भी इस डेट से लेके अगले साल तक यही अकाउंट्स पे भरोसा करते रहेंगे। और इन अकाउंट्स में कितनी बड़ी गलती है जो आपको भी पता और मैनेजमेंट को भी पता है, लेकिन बेचारा घर बैठा शेयर होल्डर आप दोनों पे भरोसा करके डिसीजन ले ही जा रहा है। तो आपकी इखलाकी जिम्मेदारी ये है कि अब आप उस यूज़र को धोखे से बचाएं। तो यहाँ पे हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, हम लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम केस है, आप फ़ौरन से इंस्पेक्शन नहीं लेंगे। अगर कोई बहुत शदीद तरीन ज़रूरी मजबूरी हो गई तो फिर आप ये काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यहाँ पे भाई एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, मतलब मेरी तरफ से मोटी मोटी डिस्कशन हो गई है, अब हम इसकी इंग्लिश देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी समझ आएंगी। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी, जब एजीएम पे अकाउंट सर्कुलेट होंगे तो एक नया ऑडिटर आ चुका होगा। वो नया ऑडिटर कौन से साल के लिए आया होगा? आने वाले साल के लिए। और हम जिस अकाउंट्स का जिक्र करें वो मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरे टेन्योर में हुए हुए अकाउंट्स हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ है आज से 5-6 महीने बाद भी, तो मैं अखलाकी तौर पे पाबंद हूँ कि मैं लोगों को धोखे से बचाऊँ। जी जी जी, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट भी छोटा वर्ड है। असल में परवेसिव कह देते तो फिर मामला थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता। तो सिग्निफिकेंट का मतलब है सही वाला मटेरियल, लेकिन परवेसिव तो फिर बहुत शदीद है। परवेसिव तक नहीं, दरमियाने लेवल का भी मटेरियल हो तो फिर हम एक्शन ले लेंगे।
इन्होंने कहा एक इमेटीरियल इवेंट है, लेकिन अब उस इमेटीरियल को जब बाकी मटेरियल के साथ जोड़ते हैं तो मटेरियलिटी का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हैं, तो फिर हम इस इशू को मटेरियल काउंट करेंगे, फिर भी एक्शन लेने पड़ेंगे यहाँ वाले फेज में। उधर वाले में अगर हल्का सा उससे मटेरियल हुआ है तो शायद आपको इतना बड़ा बखेड़ा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है सबसे तीसरे वाले फेज़ का। इसके लिए ऑडिटर में बड़ी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए और हौसला भी होना चाहिए, और क्लाइंट में भी हौसला होना चाहिए कि वो करोड़ों रुपए का खर्चा रिवाइज़ करें जस्ट कि यूज़र्स हमारे धोखा ना खा जाएं। तो जो अखलाकी कंपनियाँ होंगी वो ऐसा करेंगी, बाकी सब ऐसा नहीं करेंगे। इवन स्टैंडर्ड कहता है यहाँ से आगे तक, आप ये देखें ये एरो चला और ख़त्म नहीं हुआ। ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिखा है कि अगले टाइम के फाइनेंशियल्स आने तक ये वाला फेज वैलिड है। आपको अगर कहीं भी लगता है कि मेरे यूज़र धोखा खा रहे होंगे फाइनेंशियल्स से, तो आपकी आउट ऑफ द वे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको बचाने की कोशिश करें। सर तो इसकी जगह क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे अगर करना चाहे तब तक तो वो भी इशू आ रहा है। जी, इन्होंने कहा कि अभी तो आगे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी आ रहे होंगे, तो फिर उसमें क्यों नहीं दे देता। ये डिपेंड करता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल्स का ऑडिट आपने किया है या किसी और ने किया है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड में इस पर भी डिबेट है कि अगर अगला क्वार्टर आप ही के कंट्रोल में है तो उसमें एडजस्ट करवा दो, लेकिन हमारी किताब ने नहीं बताया ये। अगर इवेंट इंटेंशनली किया गया और मैनेजमेंट डिस्क्लोज ना करे तो इसका मतलब उनकी नीयत में ख़राबी है, तो फिर हम फ्रॉड वाली साइड पे चले जाएंगे। हाँ, यानी कि ये इसने तो हिंट दे दिया है, इस स्टैंडर्ड को तो देखना ही देखना है, एडिशनली फ्रॉड को भी देख लेना है। हाँ जी, जी अब ये जो लास्ट फेज़ है इसमें क्या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दोनों की जिम्मेदारी है तो दोनों की जिम्मेदारी, लेकिन आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एडजस्टिंग को लेके, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग में तो एक नैरेटिव नोट है, एडजस्टिंग से फाइनेंशियल्स की वो चेंज हो रही होता है, फुटिंग चेंज हो रही होती है। देखिए मेरे से इंग्लिश, तीसरे फेज में अगर कोई खर्चा आता है तो कौन बेयर करेगा? किसी भी फेज में जो भी खर्चा आएगा वो हमेशा क्लाइंट बेयर करेगा। ऑडिटर सिर्फ अखलाकियात की हद तक सपोर्ट करेगा, पैसे वो नहीं देगा, पैसे वो लोग ही देंगे जिनके लिए ये सब हो रहा है। ले जी, चलते हैं हम अपने, अब सिर्फ तेज़ी से पढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से, यानी कि अब हमने डिस्कशन सारी कर ली है, मैं अब इसकी क्विक सी रीडिंग करने लगा हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा कम है। नॉर्मल ऑडिट वेरिफिकेशन, ये कौन से इवेंट अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ पहला फेज। ऑडिटर में फाइंड सफिशिएंट एविडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ड्यूरिंग इज नॉर्मल ऑडिट वर्क। सच नॉर्मल ऑडिट वर्क में उसे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल रिसीवेबल में ईयर एंड के बाद देखेगा कितने कलेक्टेबल हैं, इन्वेंट्री में ईयर एंड के बाद उसकी एनआरवी देख रहा होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में ईयर एंड के बाद देख रहा होता है कि कहीं कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड होने वाली तो नहीं थी, एंटिटी कैश पोजीशन, बैंक बैलेंस और रिकंसिलिएशंस को देख रहा होता है। तो कुछ तो नॉर्मल ऑडिट वर्क में वो सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम कर रहा होता है। उसके अलावा एक लाइट और ऑफ कर दें, वन जज़ाकल्लाह। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स एम स्पेसिफिकली एट, तो कुछ तो आपने ऑडिट करते करते खुद ही से लगा दिए और कुछ आपने इरादतन लगाने हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। वो कौन से हैं? आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। वो क्या है? आप ऑब्टेन करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई करती है। आप मैनेजमेंट दोस्तावेज गवर्नेंस से सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पूछें। आप मिनट्स पढ़ें ओनर्स के, मैनेजमेंट के, दोस्तावेज गवर्नेंस के। आप एंटिटी के लेटेस्ट इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हैं उनको उठा के देखें। आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, आप एक रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें दे दें कि आपने इस दिन तक के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट भी हमें बता दिए हैं। यानी अपनी जिम्मेदारी पे आखिरी जो है ना वो टिक लगाते हुए आप उनसे लिखवा लेंगे कि उन्होंने डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आपको बता दें। जी मिनट्स, मीटिंग के मिनट्स, जब भी कोई अहम बड़ा इवेंट हुआ होगा तो कहाँ डिस्कस हुआ होगा? मेंबर्स में या डायरेक्टर्स में, दोनों मीटिंग के मिनट्स पढ़ लें ताकि आपको पता लग जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे छुपाया है, आपसे छुपाएंगे, अपने आप से तो नहीं छुपाएंगे, लिखेंगे तो ज़रूर उसको अपने मिनट्स में, तो मिनट्स उठा के पढ़ लें। देन अगर ऑडिटर बिकम नोन ऑफ आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर डेट ऑफ, अब लॉजिकल डिस्कशन हो गई। अब मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं जब इंग्लिश दिखा रहा होता हूँ तो ऐसा लग रहा होता है कि आपको दोबारा से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने वाला काम कर लिया मैंने, सवाल आपसे पूछ लिया, सवालों के जवाब हो गया, अब सिर्फ इंग्लिश है, वही जो पढ़ा है उसको इंग्लिश में देख रहे हैं।
नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी, जिम्मेदारी कोई नहीं है। लेकिन इफ आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर कम्स टू नो एक फैक्ट जिससे उसको अमेंडमेंट करनी पड़े, तो ऑडिटर को मैनेजमेंट से और दोषावित गवर्नर से डिस्कस करना होगा, देखना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो देखेगा वो लोग कैसे फाइनेंशियल्स को ठीक कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो एडिशनल प्रोसीजर लगा के देखें कि क्या उन्होंने अमेंडमेंट ठीक की है। और फिर आपके पास ऑप्शन एक है, एक्सटेंड कर दें ऑडिट प्रोसीजर जो कि प्रीवियस सेक्शन में वो हुए हैं, वो जो लाइन से पीछे पीछे तक के थे, अब लाइन को खींच के आगे ले आए। इसका मतलब क्या है, ये जो इस फेस के प्रोसीजर्स हैं इसको एक्सटेंड कर दें, एक ऑप्शन। और दूसरी क्या थी, सिलेक्टेड अमेंडमेंट। तो अभी हम पहली बात कर रहे हैं, एक्सटेंड कर दे ऑडिट प्रोसीजर जो प्रीवियस सेक्शन में टू डेट ऑफ न्यू ऑडिटर रिपोर्ट, अनलेस लॉ ने मना किया हो। अगर लॉ ने नहीं मना किया, आप वो वाले जो पिछले सेक्शन वाली एक्टिविटीज़ हैं वो खींच के नई डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक आ जाएं और एक नई ऑडिट रिपोर्ट दे दें अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। वो नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल की डेट से पुरानी, यहाँ डुअल डेटिंग नहीं है। अगर आपने अपने सारे प्रोसीजर एक्सटेंड कर दिए तो वो भी एक अकाउंट्स बनाएंगे और आप भी एक ही रिपोर्ट देंगे और उस पर एक ही डेट डालेंगे, नई वाली। दूसरा केस क्या है, ऑडिटर्स परमिटेड टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट वेयर लॉ रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट, यानी कि अलाउ करता है कि फाइनेंशियल को सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए वो अमेंड कर सकते हैं, और जिन्होंने फाइनेंशियल्स को अप्रूव करना है उनको भी इजाज़त है कि वो सिर्फ अमेंडमेंट को अप्रूव करें। अगर लॉ ने उनको अलाउ किया है कि सिर्फ अमेंडमेंट अपडेट कर लो, और अप्रूव करने वालों को अलाउ किया है सिर्फ उतने पे अप्रूवल दो, तो फिर ऑडिटर के पास भी इजाज़त है कि क्या करे, सिर्फ उसी इवेंट पे काम करे। In such cases, amend report to include an additional date restricted to that amendment, indicating कि auditor procedure are restricted solely to amendment of। नई डेट डाल दे और कहे इस वाले इवेंट पे मैंने उस डेट तक काम किया और बाकी मेरी असल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थी 29 सितंबर, लेकिन फॉर दिस वाला सब्सिक्वेंट इवेंट मेरी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, 6 अक्टूबर। नई रिपोर्ट दे दे या अमेंडेड रिपोर्ट दे दे जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ से हाईलाइट कर दे अपने प्रोसीजर और इस नई वाली डेट को। तो दो ऑप्शन है, या तो डेट वाली जगह पे डेट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे, या एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर के थ्रू यूजर्स को गाइड कर दे कि ये 2 तारीखों वाली बातें क्या है, ये करना है। अगर आपको आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर डेट ऑफ इशुएंस, वही वाला एरिया चल रहा है, मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं करती, नहीं मानते आपकी बात, अगर ऑडिट रिपोर्ट उनको नहीं दी गई तो मैं ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा रिपोर्ट देने से पहले। रिपोर्ट मेरे हाथ में, मैंने कहा अमेंडमेंट करो, नहीं की उन्होंने अमेंडमेंट, रिपोर्ट मेरे हाथ में, क्या करूं, रिपोर्ट खराब कर दूं। अगर रिपोर्ट उनको दे चुका हूं मैं, ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट दोषावित गवर्नेंस नॉट टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्ड पार्टी, मैं नोटिफाई करूंगा, खबरदार ये थर्ड पार्टी को आपने इशू नहीं करने बिफोर नेसेसरी अमेंडमेंट। और अगर वो इशू कर दें बगैर अमेंडमेंट के तो फिर ऑडिटर को लीगल एडवाइस लेनी होगी ये देखने के लिए कि वो लीगली इनके ऊपर क्या क्या कर सकता है। ये सेकंड फेज है। आफ्टर द रिपोर्ट हैज़ बीन इशूड, उसके बाद वही कहानी, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, लेकिन अगर मिल जाए तो ऐसे 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 करना है। ये पूरा पीछे से कॉपी पेस्ट हुआ है। अगर वो आपकी बात पे अमेंड कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, फिर उनके स्टेप्स देखने हैं कि उन्होंने तमाम पिछली पार्टीज़ को इन्फॉर्म करने की क्या कोशिश की है, और वही ऑप्शन कि आप अपना रिव्यू सब्सिक्वेंट इवेंट का नई ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक ले आएँ, एक नई रिपोर्ट दें उस अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और या नई या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दें जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ से आप बता रहे हो कि आपने अमेंडमेंट पे क्या और कितना काम किया। तो इधर भी आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और डुअल डेटिंग भी कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट आपकी बात ना माने तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ने पहले बताया था कि हम लीगल एक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की कि अब हम लीगल एक्शन की तरफ कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे रब्ता करेंगे, कौन से स्टेप्स, बस उन्होंने बता दिया कि हम लीगल एक्शंस की तरफ जाएंगे। ऑडिटर लीगल एक्शन क्या अपनी इमेज बचाने के लिए करता है? देखिए, अपना इमेज बहुत छोटा सा वर्ड है, यूज़र्स के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा वर्ड है। तो अच्छा ऑडिटर वो है जो अपने इमेज को बाद में सोच रहा है, वरना की ऑडिट मैटर डालने से तो फड्डे हो जाते हैं कई दफ़ा। लेकिन ऑडिटर सगा है उन शेयर होल्डर्स का जिन्होंने ओपिनियन बनानी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। तो इस वक्त हम अपने इमेज को बचाने के लिए नहीं कर रहे, हम उन लोगों को सेफ करने के लिए कर रहे हैं ऐसा।
शायद हम ऐसा ना भी करें तो किसी ने हमें कुछ नहीं कहना था, लेकिन हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हमें वो सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूबते हुए अच्छे नहीं लग रहे। हमें लग रहा है कि आज मैं थोड़ी सी दिक्कत कर लूँगा तो उन लोगों का पैसा बच जाएगा। इखलाकी ऑडिटर का जिक्र हो रहा है, आप लोग परेशान ना हो। ये बहुत ही इखलाकी ऑडिटर है। पाकिस्तान में इतनी इखलाकियात काफ़ी मुश्किल है, ये कागज़ों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस एक्शन है। तो लगे हाथों सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन ही देख लेते हैं, पूरा स्टैंडर्ड ही पढ़ डाला। बड़ी क्यूट सी डेफिनेशन है। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान होने वाले, एंड फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। या उन दो के दरमियान होने वाले या उस डेट के बाद पता लगने वाला है, क्योंकि पहले वाले में एक्टिव है और आगे वाले में, और क्लोजिंग की कोई नहीं की। कब तक? आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ भी है वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। ऐसा ना हो कि हम डेफिनेशन के हिसार में बहुत ज़्यादा आ जाएं। जल्दी से अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया चैप्टर ये ओए होए। शुक्र है मेरे सामने मैच्योर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल एहतजाज नहीं रिकॉर्ड किया कि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे। इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जी एक आखिरी सवाल और फिर आगे चलते हैं। एक और सवाल भी कोई और तैयार करके सवाल रख ले तो 2 सवाल कर लेते हैं। जी वो भाई कहा था ऑडिटर के अगर प्रोसीजर एक्सटेंड हो रहे हैं क्या उसकी कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी? ये सारे जितनी भी हरकतें हैं इन सबकी कॉस्ट कंपनी ही बेयर करेगी थ्रू आउट, क्योंकि हम किसके बेस्ट इंटरेस्ट में कर रहे हैं? उन्हीं के। उन बेचारों को नहीं पता। ये लाइट ओपन कीजिएगा ज़रा। एक जनरल रूल है लॉ का, अगर एक इंटरेस्टेड पर्सन किसी दूसरे का खर्चा पे कर देता है तो वो दूसरे बंदे से वो खर्चा रिकवर करवा सकता है। जी अगर कॉस्ट उन्हें पड़ेगी तो मैनेजमेंट वाले क्यों अमेंड नहीं कर रहे? क्योंकि जितना मैं यूजर्स का सगा हूँ उतना मैनेजमेंट वाले नहीं है। वो तो सुस्त लोग हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। उनकी बला से अकाउंट थोड़े बहुत ख़राब हो भी गए। असल चौकीदार कौन है अकाउंट्स का? ऑडिटर, जिसने आके देखना है कि भाईजान मतलब आप क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, आपके यूजर्स परेशान होंगे। मैनेजमेंट वालों ने तो बस अपनी नौकरियां करनी है ना। ऑडिटर ने उन अकाउंट्स को ट्रू सेंस में समझना होता है कि ये अकाउंट्स लोगों को फ़ायदा करेंगे या नहीं करेंगे। एक सवाल वहाँ से लेते हैं और जल्दी से अगले टॉपिक पे चलते हैं। आफ्टर द ईयर एंड आपकी आवाज़ बहुत कट के पहुँच रही है। ऑडिटर ने ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, सेल की हुई थी वो वापस आ गई, ठीक है। जी अब अगेन इन्होंने कहा ईयर एंड के बाद एक मामला हुआ इस तरह का, बताएं ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? ये ऑडिट का सवाल ही नहीं है, IAS 10 का सवाल है। मेरा क्या कसूर है? अकाउंटिंग वालों को पकड़े ना, उनसे जाके पूछे। मैं तो जब IAS 10 का इशू डेवलप हो जाएगा तो मैं उससे आगे आपको लेके चलूँगा। तो IAS 10 मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो, वरना IAS 10 में दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। आप IAS 10 की जब अकाउंटिंग देखते हैं तो उसमें टीचर 10-12 दिन तक आप लोगों को या 5-6 दिन तक उसकी प्रैक्टिस कराता रहता है। छोटी छोटी एक्सेप्शन है, मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा। जैसे डिविडेंड है, जैसे बैंकरप्सी है, ये एक्सेप्शंस हैं। IAS 10 ने इनका खास तरीका बताया है। तो इधर हम उस एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जा रहे, हम उतना जा रहे हैं जितना IAS 10 मोटा मोटा लोगों को पता होना चाहिए। अब आपने जो बात की है इसमें मैं फिर अगली बात करूंगा तो सारे परेशान होंगे। रेवेन्यू रिकग्निशन की IFRS की कंडीशंस अगर मीट हो रही थी तो फिर तो हमें इसको रिवर्स कराना पड़ेगा। डिपेंड करता है वो जो आपने इन्वेंट्री सेल की थी वो सेल और रिटर्न बेसिस पे की थी या सेल की नीयत से की थी। क्योंकि सेल और रिटर्न बेस की है तो अभी उसकी कंडीशन IFRS के मुताबिक मीट नहीं हुई है, और अगर सेल कर दी थी तो कंडीशन मीट हो गई है। तो फिर कहानी ज़रा ज़्यादा अकाउंटिंग की तरफ चली जाएगी। मैं बड़े शौक से जवाब दूंगा लेकिन ये वक्त उतना मुनासिब नहीं है। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं ईमेल पे अकाउंटिंग पूरा ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। चैप्टर नंबर 15, दामन वक्त में गुंजाइश भी है। जैसे आपको मैं कहता हूँ ना आप 35 पे आएँ, आपसे जो आगे वाले बच्चे हैं उनको मैं कह चुका हूँ वो 45 और वो 40 पे आए, और 40 होने में कितने मिनट है? ओए होए होए, मैं कहता हूँ 11 मिनट हमारे पास आ गए, कहानी ख़त्म हो गई। जल्दी से 10 रह गए। अब उन बेचारों को 1 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा रहना पड़ेगा। अब जल्दी करते नहीं तो फिर और मिनट उनके बढ़ जाएंगे। हाँ जी
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ISRE। ISRE 2400 हमारे सिलेबस में है। ऑडिट का छोटा भाई रिव्यू। जो ऑडिट में करते हैं रिव्यू में थोड़ा कम करना है। तकरीबन ऑडिट जैसे स्टेप्स ही होते हैं। रिव्यू हम क्यों करते हैं, डिपेंड करता है, समटाइम लीगल जिम्मेदारी होती है, समटाइम क्लाइंट की फरमाइश होती है। पाकिस्तान का लॉ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, याद नहीं रखना, लिस्टेड कंपनी में वाजिब है कि जिस ऑडिटर ने आपका ऑडिट किया है उसी ऑडिटर ने 6 महीने बाद के जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं लाजमी उसी ऑडिटर ने उसका रिव्यू करना होता है। लिस्टेड कंपनी के केस में ये वाजिब होता है। लेकिन किसी भी और कंपनी के केस में, और वो जो रिव्यू होता है उसका स्टैंडर्ड 2410 2410, जो कि हम नहीं पढ़ रहे। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वो स्टैंडर्ड जिसमें एक कंपनी अपनी खुशी से अपने पूरे फाइनेंशियल्स का, हाफ ईयरली नहीं, अपने पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट की जगह क्या करवा रही है। ये नहीं दिस इज चॉइस ऑफ एंटिटी एंड दिस इज चॉइस ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब यहाँ ऑडिट जरूरी नहीं था, ये लोग खुद अपनी खुशी से रिव्यू की तरफ गए हैं। तो अब रिव्यू ऑडिट से थोड़े छोटे लेवल का काम है। हमने कहा था रिव्यू में कौन सी एश्योरेंस होती है, नेगेटिव, मॉडरेट, लिमिटेड एश्योरेंस होती है। आप बड़े कम टाइम के प्रोसीजर लगाते हैं और आप बस ऊपर से प्रोसीजर लगा के एक हल्की सी ओपिनियन दे देते हैं। तो यहाँ हम ऑडिटर को ऑडिटर नहीं कहते, हम उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। और ऑडिटर जो है, जो असाइनमेंट कर रहा है, उसका नाम ऑडिट नहीं है, रिव्यू। तो स्टैंडर्ड को मुसलसल डर ये है कि ऑडिटर जो हरकतें करता है सबको पता है वो ऑडिट है। तो स्टैंडर्ड बार बार आपको क्लियर करने की कोशिश की कि हम रिव्यू कर रहे हैं, हम ऑडिट नहीं कर रहे। तो जो ऑडिट का पूरा फ्लो आपके जहन में ना, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एग्रीमेंट कैसे होता है, प्री कंडीशन कैसे होती हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैसे होती हैं, दरमियान में बातें क्या होती हैं, एंड पे क्या होता है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे भी हैं। लेकिन वहाँ 3.5 महीने थे, यहाँ 10-11 दिन में सब हो जाता है। तो यहाँ हम डिटेल से सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नहीं जा पाते, हम इंक्वायरीज ज़्यादा करते हैं। हम एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हम थोड़ा सा आगे कल परसों में इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर ज़्यादा लगाते हैं। हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं कोई अपेरेंट गलती तो नहीं रह गई। किताब से पूछते हैं, आप 1 भी ऑफ कर दें। एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जब आप रिव्यू करने के लिए आएंगे तो क्या तय करेंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। वो 5 बातें याद हैं, 5 बातें यहाँ नजर आएंगी। फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करें, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप तय करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बताएं, एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बताएं। वही 5 बातें। 2 नई बातें क्या हैं, क्या यूज़ है, किन लोगों के लिए हैं ये अकाउंट्स, और एक स्टेटमेंट कि भाईजान ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू है। तो सबसे पहले तो बस आपने रिव्यू ऑडिट जहन में रखना है और बस उसके प्रोसीजर को कम करके यहाँ पे लगा देना है। तो 5 बातें ऑडिट वाली और 2 इजाफी बातें यहाँ टर्म्स में आ जाएंगी। फिर परफॉर्मिंग, जिस तरह से वहाँ मेटीरियलिटी, यहाँ पे भी मेटीरियलिटी है, वहाँ आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की, यहाँ पे भी लेंगे। यहाँ पे मेनली कौन से प्रोसीजर हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी मैनेजमेंट और बाकी लोगों से पूछें कि एस्टिमेट्स के बारे में, रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में, कुछ सिग्निफिकेंट अनयूजुअल कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन उसके बारे में, कोई अजीब सी एडजस्टमेंट है, ईयर एंड बात। यानी अब आपने काम कम करना और पूछना ज़्यादा है। उनसे पूछना कोई अजीब सी बात तो नहीं हुई थी, ये मामला तो नहीं हुआ था, कोई नए लोन्स तो नहीं लिए थे, कोई नई कंडीशन तो नहीं, यानी पिछले साल में जो जो मोटी मोटी चेंजेस हुई हैं उसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि आपको किसी ने कहा भाई ये अकाउंट्स हमने भेजने हैं, किसी को ज़रा देख लो, इसमें कोई मसला तो नहीं। अब आपको ये नहीं कहा इसको ऑडिट कर दो, इसको देख लो, अपेरेंटली कोई मसला तो नहीं। आपने ओपिनियन क्या देनी है, नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव। तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं, बस मोटे मोटे से प्रोसीजर लगा रहे हैं। आपने क्या की, मुख्तलिफ लोगों से इंक्वायरी कर ली। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको वही फीलिंग आएगी। ड्यूरिंग रिव्यू आपने अलर्ट रहना है किसी भी ऐसे अरेंजमेंट में जिसमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हो सकती है। अगर आपको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ नजर आए तो आप देखिए उनकी क्या नेचर है, क्या उसमें रिलेटेड पार्टी हो सकती है, उनका बिजनेस रैशनल क्या है। पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ के बस मुस्कुरा देना है कि उसकी छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। गोइंग कंसर्न आपने कंसिडर करना है, एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। यहाँ पे भी यूज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर, प्रैक्टिशनर ने अप्रोप्रिएट स्टेप लेने, अगर किसी और का काम इस्तेमाल किया तो जिम्मेदारी लेनी है कि क्या वो बातें आपको समझ आ रही हैं। सब्सीक्वेंट इवेंट, इफ प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, तो फिर आपने उसके ऊपर काम करना है। सारी बातें वही ऑडिट वाली बातें शॉर्ट फॉर्म में।
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिशनर ने रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा कर दी हैं और उन्होंने ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी के बारे में बता दी है, फ्रॉड के बारे में बता दी है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के बारे में बता दिया है, गोइंग कंसर्न के बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, मटेरियल और मटेरियल नॉन मॉनेटरी और मटेरियल कमिटमेंट्स के बारे में बता दिया है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में बातें वही हैं, बस एक दो इजाफी जुमले हैं, गोइंग कंसर्न वाला और ये एक दो। फिर रिपोर्टिंग, आपने रिपोर्ट देना है। साफ रिपोर्ट देने से पहले कुछ बातें सोच लेनी है। टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट है, क्या उसमें सारी डिस्क्लोज हुई हुई हैं, क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हुई हैं, क्या रीज़नेबल जो एस्टीमेट्स हैं वो रीज़नेबल हैं, क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है, क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर हैं। जिनको 700 याद है तो 700 स्टार्ट इस तरह की बातों से हुआ था कि साफ ओपिनियन देने से पहले ये वाली बात। अनमोडिफाइड कंक्लूजन, आपने ये बता देना है कि आपने लिमिटेड एश्योरेंस ले ली है दैट नथिंग हैज़ कम टू योर अटेंशन दैट कॉज यू टू बिलीव, वो वाली बात। मॉडिफाइड कंक्लूजन, आप अपनी कंक्लूजन यानी कि अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्स, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर के अल्फाज से। जब भी आप चेंज करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन देंगे उस मैटर की, और आप मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देंगे, जब मटेरियल में स्टेटमेंट हो या जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट नहीं बोलना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिला हो, सारी वही वाली बात है। अगर आपको लगे मटेरियल में स्टेटमेंट है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन दे दें जहां मटेरियल इशू हो, और एडवर्स कंक्लूजन दे दें जहां मटेरियल एंड परवेसिव। बेसिस फॉर कंक्लूजन में आपने बताना है और क्वांटिफाई करना है कि क्या था, और अगर डिस्क्लोजर का मसला है तो क्यों डिस्क्लोजर गलत थे, सारी वही वाली बात है। जी एंड पे आता हूँ सवाल की तरफ। अगर प्रैक्टिशनर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा, मटेरियल हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दें, मटेरियल एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेम कर दें, विड्रॉ का नहीं कहा, क्या करें, डिस्क्लेम कर दें। आप डिस्क्लेम करेंगे या विड्रॉ करेंगे अगर आपको इंटेग्रिटी पे डाउट हो या प्री कंडीशन के बारे में वो एग्री ना करें। यानी अगर आपको मैनेजमेंट वाले सही लोग नहीं लग रहे फिर तो विड्रॉ करने की कोशिश कर लें, और अगर आपको वो लिख के नहीं दे रहे अपनी प्री कंडीशंस वाले वादे तो फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिस्क्लेमर की तरफ भी जा सकते हैं। जब आप डिस्क्लेम करते हैं तो आपने रीज़न भी देनी है उस चीज़ की। फिर स्टैंडर्ड आगे बढ़ के कहता है कि आपको रिपोर्ट के कंटेंट्स बताते हैं, कंटेंट्स उसके जहन में हैं, यहाँ पे भी टाइटल है, यहाँ पे भी एड्रेस ही है, या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो बता रहा है कौन से फाइनेंशियल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और आपने इसको रिव्यू किया है। ज़्यादा ओपिनियन में पहला इंट्रोडक्टरी पैरा, वो वाली बात। यहाँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, फिर प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, वहाँ पे भी उसी तरह से था। फिर एक पैरा ऐड कर दें, रिव्यू के बारे में बताएं कि रिव्यू क्या है, रिव्यू कौन से स्टैंडर्ड के अंदर होता है, आप कौन से प्रोसीजर लगाते हैं, और ये वाली बात कि ये सब्सटेंशियली लेस होते हैं ऑडिट से, और इसका मतलब है यहाँ आप ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे। तो ये एक नया पैराग्राफ है जो रिव्यू को खास तौर पे हाईलाइट कर रहा है। कंक्लूजन का एक पैरा दे देंगे, उसमें कंक्लूजन देंगे और रेफरेंस देंगे फ्रेमवर्क का। अब फ़र्क क्या है, वहाँ ओपिनियन शुरू में आ जाता था, यहाँ वो सारी जिम्मेदारियाँ बताने के बाद आया है। अगर मॉडिफाइड है तो आपने क्या करना है, वो वाली बात, वहाँ मॉडिफाइड के लिए अलग स्टैंडर्ड था, इन्होंने मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड इकट्ठे बता दिया। आपने फिर ये रेफरेंस देना है कि मैंने रेलिवेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, आपने डेट डालनी है, आपने साइन करना है और आपने जुरिसडिक्शन बतानी है। तो इसका मतलब है मोर और लेस वही कंटेंट है, चंद स्पेशल एरियाज को छोड़ के। या वो वाली बात है, अचानक से स्टैंडर्ड को ख्याल आया कि आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। You may consider it necessary to draw user attention to a matter presented or disclosed in financial statement। ऐसे में आप क्या करेंगे, तो छोटा सा स्टैंडर्ड है, आसान सा स्टैंडर्ड है, आपने इसको बड़ा तेज़ी से देख लेना है। तो अभी हमारा जो ड्राफ्टिंग सेशन होगा वो 500 सीरीज़, और ये जो ये हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है ये तो ना होने के बराबर है। पिछले कई सालों में मुश्किल से 2 पार्ट्स इसके नज़र आते हैं पेपर में। तो वो इतना चैप्टर 14 में ऑलरेडी इतना है कि बेचारों को मौका ही नहीं मिलता यहाँ पहुँचने का। जाते जाते बस एक भाई का सवाल ले लेते हैं। जी वही सारे यही अल्फाज लिख के आपने उसमें एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव, इस तरह से। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।